गुड मॉर्निंग, सभी को जय हिंद। तो चलिए, आवाज़ वगैरह आ रही है तो एक बार कमेंट कर दीजिएगा। राधे राधे, सभी को जय हिंद, है ना। कौन सी शिफ्ट में पेपर है आप लोगों को बता दीजिएगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सवाल आपके सामने है कि नोबेल पुरस्कार किसकी याद में दिया जाता है। चलिए बताना है कि यहाँ पर दिया है नोबेल पुरस्कार है किसकी याद में दिया जाता है। आप कहेंगे सर इसका जो आंसर बनेगा वो राइट हो जाएगा अल्फ्रेड नोबेल। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। यहाँ पर अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि नोबेल पुरस्कार की जो शुरुआत है ये किस फाउंडेशन ने किया था। चलिए बताना है आपका आंसर क्या हो जाएगा। राधे राधे भैया, जय श्री कृष्णा, गुड मॉर्निंग, सभी को राधे राधे। यहाँ पर देखो दिया है नोबेल पुरस्कार की शुरुआत है किस फाउंडेशन ने किया है। तो आप कहेंगे सर इसका जो आंसर आपका बनेगा वो राइट इनमें से क्या बनेगा। तो यहाँ पर आंसर लगभग सभी का सही है। ऑप्शन आपका हो जाएगा नोबेल फाउंडेशन। ऑप्शन आपका सही बन जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है नोबेल फाउंडेशन को उद्देश्य क्या है। तो देखिए 3 नंबर में कि नोबेल फाउंडेशन है कि भैया नोबेल पुरस्कारों का आर्थिक रूप से संचालन करना। यहाँ पर जो आंसर है वो आपका राइट हो जाएगा। कौन सा, तो आपका ये नंबर राइट हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो नोबेल पुरस्कार सिर्फ खिलाड़ियों को तो दिया नहीं जाता है, जो आप लोग दिमाग लगाओ कि यहाँ खिलाड़ियों को दिया जाए। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि नोबेल पुरस्कार वितरण करना कब से प्रारंभ किया गया। चलिए, नोबेल पुरस्कार का जो वितरण है कब से शुरू किया गया था, यहाँ पर देखा जाए तो इसका आंसर क्या बनेगा। तो याद रखिएगा 1901 से प्रारंभ किया गया था नोबेल प्राइज, है ना। ऑप्शन नंबर आपका बनेगा सी नंबर। अगला है कि नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है। आप कहेंगे सर नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, साहित्य, भौतिकी, चिकित्सा, रसायन, शांति और अर्थशास्त्र आपका हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि पहले कितने क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता था। तो याद रखिएगा पहले दिया जाता था आपके 5 क्षेत्रों में दिया जाता था, बाद में साहित्य को दिया जाने लगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय आपकी कौन थी। क्वेश्चन आपका पूछा गया था। यहाँ पर पुलिस एग्जाम में शायद फर्स्ट शिफ्ट में ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था ना, इसलिए टॉपिक आपका पढ़ाया जा रहा है। बड़ा आईएमपी टॉपिक भी आपका है, यहाँ से हर प्रकार के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो देखो यहाँ पर दिया है नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय जो आपके बनेंगे 7 नंबर में। ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो ये है आपके रविन्द्रनाथ टैगोर है। रविन्द्रनाथ टैगोर को दिया गया था। याद रखिएगा ये अपने भारत के ही नहीं एशिया के आपके ऐसे पहले व्यक्ति थे जिनको दिया गया था, है ना। आपका आंसर बनेगा यहाँ पर बी नंबर हो जाएगा, गीतांजलि के लिए, साहित्य के लिए दिया गया था। अगला दिया गया नोबेल पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय महिला इनमें से कौन थी। तो देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 8 दिया है और 8 की याद करते हैं तो यह भारतीय मूल की थी आपकी मदर टेरेसा। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी नंबर, मदर टेरेसा आपका आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की जो शुरुआत हुई थी वो आपकी कब हुई थी। तो अभी बताया 5 क्षेत्रों में दिया जाता था, लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो अर्थशास्त्र को जो बाद में दिया गया था ये 1968 से देना शुरू किया गया था। 5 क्षेत्रों में आपका 1901 से शुरू किया गया था, लेकिन आप याद रखिए अर्थशास्त्र के लिए 1968 से देना शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पहली बार नोबेल पुरस्कार कब प्रदान किया गया। 10 नंबर में। तो आप कहेंगे सर ये पहली बार दिया गया था 1969 में दिया गया था। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है रविन्द्रनाथ टैगोर को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर साहित्य के लिए, इनको गीतांजलि के लिए दिया गया था। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था। तो जब कब दिया है तो आप कहेंगे सर 1913 में दिया गया था। अगला दिया है रविन्द्रनाथ टैगोर को किस पुस्तक के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो आप कहेंगे सर गीतांजलि के दिया गया। तो ऑप्शन नंबर आपका सी बनेगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है चंद्रशेखर, है ना, क्या दिया, डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया गया था। वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा, है ना, जितने लोग यहाँ पर जुड़े हैं, है ना। आप लोगों का अच्छा रिवीजन हो रहा है, बेहतर रिवीजन हो रहा है, तो एक बार सभी लोग सेशन को लाइक शेयर करते हुए चलेंगे। अन्यथा अगर कुछ सीखने को नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं, है ना, आप लाइक करने की कोई जरूरत नहीं है। बाकी अगर आप वास्तविकता में मेहनत कर रहे हैं और आपके साथ पूरी मेहनत की जा रही है ना, तो आप लोग मेहनत कर रहे हैं तो भैया लाइक शेयर सभी लोग करते चलिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखो है वेंकट रमन और इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर भौतिकी के लिए दिया गया था, वेंकट रमन को रमन इफेक्ट के लिए दिया गया था। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि चंद्रशेखर वेंकट रमन को जो नोबेल पुरस्कार दिया कब दिया गया था। ये प्राइज दिया गया था आपके 1930 को दिया गया। तो ऑप्शन आपका सी बनेगा। अगला है कि डॉक्टर हरगोविंद खुराना को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। यहाँ पर देखा जाए तो 16 नंबर का जो ऑप्शन बनेगा वो आपका सी हो जाएगा, चिकित्सा के लिए दिया गया था हरगोविंद खुराना को। ऑप्शन नंबर आपका बनेगा यहाँ पर सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि डॉक्टर हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया। ये दिया गया था 1968 में दिया गया था। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा 1968। मदर टेरेसा को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। मदर टेरेसा को दिया गया था शांति के लिए दिया गया था। ऑप्शन आपका डी बनेगा। अगला है मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार कब सम्मानित किया गया था। तो याद देखिए जब कब सम्मानित किया गया है तो 1979 में दिया गया था। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा 1979 में दिया गया था शांति के लिए मदर टेरेसा को। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। यहाँ पर देखा जाए 20 नंबर में तो आप कहेंगे सर भौतिकी के लिए इनको दिया गया था, है ना। जो आपके देखा जाए इसका आंसर जो आपका दिया है सी नंबर आपका हो जाएगा, भौतिकी के लिए दिया गया था। यहाँ पर इन्होंने ब्लैक होल जो आपकी है ना उसके लिए आपका है। ऑप्शन नंबर आपका सी बनेगा। अगला दिया है कि भैया इनको जो दिया गया था, है ना, ये कब दिया गया था। तो आप कहेंगे सर 1983 में दिया गया था। वहीं पर अगला क्वेश्चन आपका आईएमपी है कि भाई जो आपकी अमर्त्य सेन है ना, इनको किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र के लिए दिया गया था। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर इसका राइट हो जाएगा।
और अगर पूछे कि अमर सेन को जो दिया गया था वो कब दिया गया था, तो याद रखिएगा ये दिया गया था 23 नंबर का ऑप्शन बनेगा डी नंबर 1998 में दिया गया था, ऑप्शन नंबर आपका बनेगा जो कि आपका डी बनेगा। अगला दिया गया है कि कैलाश सत्यार्थी को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। कैलाश सत्यार्थी को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया, यहाँ पर याद रखिए आपका जो आंसर बनेगा वो आपका बनेगा भौतिकी के लिए दिया गया था कैलाश सत्यार्थी को। यहाँ पर आपका जवाब भौतिकी के लिए हमें तो नहीं लग रहा है, चलिए 24 नंबर में हमें तो नहीं लग रहा है, यहाँ पर शांति होना चाहिए, है ना। यहाँ पर यूसुफ मलाला और जो आपके हैं कैलाश सत्यार्थी इनको दिया गया था जो कि आपको शांति के लिए, है ना। एक पाकिस्तान की थी यूसुफ मलाला जो सबसे कम उम्र में आपकी थी, है ना। तो यहाँ पर दिया गया था, उनको साथ में दिया गया था। तो आप कहेंगे सर इसका आंसर आपको बनेगा डी नंबर ए, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया और आपसे कह रहा है कैलाश सत्यार्थी को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, याद आ गया होगा जिन लोगों ने पेपर देखा होगा, है ना। यहाँ पर दे सकते हैं 25 का ऑप्शन बनेगा 2014 में दिया गया था, याद रखिएगा। इसलिए ये टॉपिक आपको पढ़ाया जा रहा है क्योंकि लगभग आपकी 4 शिफ्टों में से 6 शिफ्टों में से 3 शिफ्टों में यहाँ से क्वेश्चन आपके बने हैं, है ना। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि अभिजीत बनर्जी को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। अभिजीत बनर्जी को जो दिया गया था एक ही क्षेत्र में, तो आपके अर्थशास्त्र में दिया गया था। अगला कब दिया गया था, याद रखिएगा ये दिया गया था 2019 में दिया गया था, 2019 में दिया गया। अगला है कि 2 बार नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम महिला आपकी कौन थी। यहाँ पर देखा जाए तो 2 बार नोबेल पुरस्कार है, ये मैरी जो आपकी क्यूरी है ना, यहाँ पर क्यूरी हो जाएंगी। अगला है कि नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति आपकी इनमें से कौन थे। तो ये देखो अभी बताया था मलाला यूसुफजाई है ना, जो कि 2014 में शांति के लिए दिया गया था, ऑप्शन नंबर आपका बनेगा सी नंबर है। और अगला है कि मलाला यूसुफजाई को किस क्षेत्र में दिया गया था, तो आप कहेंगे सर शांति के लिए दिया गया था। मलाला यूसुफजाई को नोबेल पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया, तो आप कहेंगे सर 2014 को दिया गया। और अगला है कि नोबेल पुरस्कार समारोह हर साल जो आयोजित किए जाते हैं वो कब आयोजित किए जाते हैं, ये भी क्वेश्चन आपका पूछा गया था। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो 32 नंबर का ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर, 10 दिसंबर को आपके होते हैं, जो कि यहाँ पर आंसर ए नंबर है, राइट हो जाएगा। ठीक है, नोबेल प्राइज से आपके संबंधित देख लिया, अब आपको एक नज़र में आपको देख लेना है और इसका स्क्रीनशॉट लेना है। बाकी हमने कल भी इसको आपको पढ़ा दिया था, याद रखिए। रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य के लिए 13 में, सीवी रमन को भौतिकी के लिए 1930 में, हरगोविंद खुराना को चिकित्सा के लिए 1968 में, मदर टेरेसा को शांति के लिए 1979 में, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को भौतिकी के लिए 1983 में, अमर्त्य सेन को 1998 में अर्थशास्त्र के लिए, वीएस नायपाल को साहित्य के लिए 2001 में, श्री वी रामकृष्ण को दिया गया था रसायन विज्ञान में, कैलाश सत्यार्थी को शांति के लिए और अभिजीत बनर्जी को अर्थशास्त्र के लिए। स्क्रीनशॉट मान लीजिएगा, ठीक है। आइएगा अगले क्वेश्चन को, और अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। कल हमने यहाँ पर दिवस पढ़े थे, वो भी कैसे पढ़े थे, आपके वन लाइनर फैक्ट पढ़े थे, लेकिन आज आप लोगों को यहाँ पर टेस्ट के रूप में आपको देना है। यहाँ पर दिया गया राष्ट्रीय विज्ञान दिवस भारत में जो मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है। देखो बिल्कुल सुपर फास्ट तरीके से यहाँ पर जवाब देना है, समय नहीं लेना है, बस याद रखिएगा, ठीक है ना। क्योंकि कल हमने आपका रिवीजन कराया था वन लाइनर फॉर्मेट में, तो वही आपका फॉर्मेट आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में होगा। तो देखो दिया गया है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं कब, आप कहेंगे 28 फरवरी को मनाते हैं, ऑप्शन नंबर आपका सी बन जाएगा। अगला दिया गया है केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल था जो CISF है, इसकी स्थापना दिवस मनाते हैं, ये कब मनाया जाता है आपको बताना है। चलिए भैया फटाफट जवाब दीजिएगा, इसका आंसर आपका बनेगा क्या। यहाँ पर देखा जाए तो आप सभी के जवाब बिल्कुल यहाँ पर आपके सही आ रहे हैं, है ना। यहाँ पर जो आपका आंसर आ गया है लगभग काफी लोग हैं, है ना, खाना वाना खा लिए हैं, चलिए बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर जवाब दीजिएगा इसका सही आंसर इनमें से क्या बनेगा। हाँ भैया, तो देखिए यहाँ पर दिया गया है कि केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अर्थात CISF की स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों याद रखिएगा इसका आंसर आपका हो जाएगा हर 10 मार्च को मनाते हैं, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी नंबर 10 मार्च, जिसको ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा, 10 मार्च हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है किस तारीख को विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है। ये आपका क्वेश्चन पूछा गया था शायद आपके, है ना, यहाँ पर 5वीं शिफ्ट में पूछा गया था। याद रखिएगा यहाँ पर जो आंसर आपका दिया गया है 3 नंबर में, वो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। 8 जून को मनाते हैं। कब मनाते हैं, तो संयुक्त राष्ट्र जो है वो हर साल 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, आपसे कह रहा है कि विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाते हैं, अर्थात टीबी रोग मनाते हैं आपके 24 मार्च को मनाते हैं। यहाँ पर जो आंसर बनेगा वो राइट क्या हो जाएगा, यहाँ पर 24 मार्च आपका हो जाएगा। अगर पूछे भारत में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस है तो आपके 11 नवंबर को मनाते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाते हैं, कब मनाते हैं। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाते हैं, ये कब मनाते हैं, तो उपभोक्ता अधिकार दिवस है 15 मार्च को भी मनाते हैं, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे यहाँ पर कह रहा है कि किस तारीख को विश्व अज्ञात फ्लाइंग ऑब्जेक्ट दिन मनाया जाता है। नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं है, याद रखिएगा 6 का ऑप्शन बनेगा सी नंबर 2 जुलाई को, है ना, क्योंकि ये ज्यादा कोई खास आपका है नहीं है ना। अगला दिया गया है अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाते हैं। 7 नंबर का ऑप्शन क्या बनेगा, तो आप कहेंगे सर 21 फरवरी को बनाते हैं। याद रखिए बिल्कुल IMP है, इसको नोट कर लीजिएगा। याद रखिएगा आपके 25 तारीख को जो सेकंड शिफ्ट था उसमें 3 क्वेश्चन आपके दिवस से पूछे गए हैं, है ना। तो यहाँ पर देखा जाए जो दिवस है पूरी स्टैटिक जीके की वाट लगा के रख दिया है। तो याद रखिए इसका आंसर आपका हो जाएगा 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है।
अगला क्वेश्चन दिया गया है, आपसे कह रहा है यहाँ पर अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय स्त्री जननांग विकृति को शून्य सहनशीलता दिवस। ये 8 नंबर आपको जरूरी नहीं है, बाकी याद रख लीजिएगा, इसका 6 फरवरी होगा, जरूरी नहीं है। जो जरूरी होगा हम आपको बता देंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर आपका 9 है और आपसे कह रहा है केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस कब मनाया जाता है। याद रखिए ये मनाते हैं आपकी 24 फरवरी को मनाते हैं, या इसका ऑप्शन आपका बी बनेगा। अगला है राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस भारत में किस तारीख को मनाते हैं। तो राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाते हैं 4 मार्च को मनाते हैं। 4 मार्च आपका आंसर राइट हो जाएगा। क्लियर है। यहां पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय जाति भेदभाव के लिए, क्या दिया है, अंतर्राष्ट्रीय जाति भेदभाव के लिए विलोपन दिवस जो मनाते हैं वो कब मनाते हैं। तो इसका आंसर आपका ये हो जाएगा 21 मार्च को मनाते हैं, याद रखिएगा। ये जरूरी भी नहीं है, अगला क्वेश्चन जरूरी है। कह रहा है किस तारीख को विश्व दुग्ध दिवस मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 12 है और 12 की अगर बात कर लेते हैं तो आपका आंसर ये हो जाएगा, याद रखिएगा 1 जून इसका आंसर आपका बनेगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है किस तारीख को पोलियो दिवस मनाया जाता है। किस तारीख को पोलियो दिवस मनाते हैं। तो याद रखिएगा 24 अक्टूबर, ठीक है ना। संयुक्त राष्ट्र दिवस भी आपने मनाते हैं, याद रखिए इसी तारीख को पोलियो दिवस भी मनाते हैं। ऑप्शन आपका हो जाएगा 24 अक्टूबर बन जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 14 है और 14 की बात करते हैं तो विश्व वन्य जीव दिवस मनाते हैं 3 मार्च, इसका ऑप्शन आ रहा है, बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर आप लोग जरूर कमेंट करिएगा, ठीक है। दुग्ध दिवस कौन सा है, किस तारीख को विश्व दुग्ध दिवस मनाते हैं, ये वाला क्वेश्चन है। 1 जून को ही तो मनाते हैं भाई, 1 जून को ही मनाते हैं, 26 को नहीं मनाते हैं भाई। विश्व दुग्ध दिवस 1 जून को मनाते हैं, ठीक है। चलिए शायद क्यों लगाते हैं, कॉन्फिडेंस हो तो सही बोलिएगा, शायद लगाने कोई मतलब नहीं है। हमको संभाव्य भविष्य काल में जाना नहीं है, संभाव्य में क्यों जानते हैं। अगर कॉन्फिडेंस आपका है तो बोलिएगा, ऐसे आप शायद लगाकर फिर तो क्लास को डिस्टर्ब करेंगे और उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। शायद मत लगाया करिएगा, ठीक है। जब चेक कर लिया करिए तब आप लगाइए, बाकी इसका आंसर आपका 1 जून ही है, ठीक है। आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है जो कि 14 नंबर है, विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है। यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर 3 मार्च को मनाते हैं। 3 मार्च को संयुक्त राष्ट्र विश्व वन्य जीव दिवस घोषित किया गया था। ये 2013 को घोषित किया गया था, जो कि 68वें सम्मेलन में या 68वें सत्र में किया गया था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया और आपसे कह रहा है विश्व सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया जाता है। यहाँ पर याद रखिएगा 20 फरवरी को मनाते हैं, 20 फरवरी को मनाते हैं विश्व सामाजिक न्याय दिवस। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है जो कि अच्छा क्वेश्चन है कि भारत में किस तारीख को राष्ट्रीय स्वच्छ दिवस मनाया जाता है। यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है याद रखिएगा, आप कहेंगे सर 2 अक्टूबर गांधी जयंती, है ना। आप कहेंगे सर यहाँ पर अपनी जो गांधी जी थे, महात्मा गांधी की जो 150वीं जयंती थी, तो 2014 को स्वच्छ भारत मिशन देश भर में चलाया गया था। तो आप कहेंगे सर महात्मा गांधी की 150वीं जयंती, शायद ऐसा क्वेश्चन पूछा भी गया था। तो याद रखिएगा यहाँ पर 150वीं जयंती को ये आपका मनाया गया था। ये बात कब की है, 2014 को है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला दिया गया है कि विश्व गौरैया दिवस कब मनाते हैं। विश्व गौरैया दिवस मनाते हैं, ये कब मनाते हैं। तो आप कहेंगे सर ये मनाते हैं 20 मार्च को मनाते हैं, 20 मार्च को। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है, यहाँ पर अगला है विश्व काव्य दिवस कब मनाते हैं। तो जो आपको आते हैं तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो उसका आप लोग रिवीजन भी हो सकता है। याद रखिए इसका आंसर आपका बनेगा डी नंबर, 21 मार्च। कोई जरूरी नहीं है, बाकी इसका आंसर हम आपको बता दे रहे हैं, 21 मार्च हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि यूएन अंतर्राष्ट्रीय खुशी दिवस कब मनाते हैं। यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर यहाँ पर 20 मार्च को मनाते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है। विश्व रेडियो दिवस मनाते हैं और ये कब मनाते हैं। तो आप कहेंगे सर 13 फरवरी को मनाते हैं, मतलब पहला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है कि किस तारीख को भारतीय सेना दिवस मनाते हैं। किस तारीख को भारतीय सेना दिवस मनाते हैं, आपको पूछा गया है। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर 15 जनवरी को मनाया जाता है, याद रखिएगा, ठीक है, 15 जनवरी हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है कि किस तारीख को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया जाता है। विश्व सुनामी जागरूकता मनाते हैं, ये कब मनाते हैं। 22 नंबर का ऑप्शन बनेगा बी नंबर है। ये 5 नंबर को मनाते हैं। ये जो सुनामी शब्द लिया गया है ये आपका जापानी भाषा से लिया गया है, जो आपका सुनामी शब्द आपका है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवी दिवस मनाते हैं। देखिए 23 नंबर का जो ऑप्शन बनेगा वो आपका बी हो जाएगा, लेकिन जरूरी आपका है नहीं है ज़्यादा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है कि किस तारीख को गुलामी के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। दोस्तों ये आपका होता है 2 दिसंबर को मनाते हैं, याद रखिएगा 2 दिसंबर इसका आंसर आपका राइट हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है जो कि आपका अच्छा है कि किस तारीख को विजय, है ना, दिवस पूरे भारत में मनाया जाता है। तो दोस्तों ये विजय दिवस मनाते हैं और ये कब मनाते हैं, आप आंसर बताना है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 25 नंबर में से ये क्वेश्चन बताइएगा। चैलेंजिंग क्वेश्चन आज के लिए। चलो भैया इसका जवाब दीजिए फटाफट, क्या आंसर आपका सही हो सकता है। विजय दिवस मनाते हैं, ये कब मनाते हैं। तो याद रखिए इसका आंसर आपका बनेगा 16 दिसंबर को मनाते हैं। याद रखिएगा कि 16 दिसंबर 1971 को जो युद्ध पाकिस्तान पर भारत की जीत के कारण मनाया जाता है ना। तो इसका जो आंसर बनेगा वो आपका बनेगा बी नंबर हो जाएगा। ये बात है 1971 वाले से मनाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है जो कि आसान क्वेश्चन है, बहुत बार पढ़े भी हैं,
कि किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय भारत में प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय नहीं है, भारत में मनाते हैं प्रवासी भारतीय दिवस। याद रखिए इसका आंसर आपका बनेगा 9 जनवरी को मनाया जाता है, याद रखिएगा, है ना। याद रखिएगा इसको चिन्हित करने के लिए 2003 से, कब से 2003 से हर साल मनाया जा रहा है। और अगला क्वेश्चन दिया गया है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाते हैं, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। 27 नंबर की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया और आपसे कह रहा है कि किस तारीख को भारत में राष्ट्रीय सुशासन दिवस मनाया जाता है। जवाब देते चलिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, गलती होने दीजिएगा, रिवीजन आपका बेहतर होता जाएगा। यहाँ पर 28 नंबर जो दिया है तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो 28 का ऑप्शन डी हो जाएगा। 25 दिसंबर को राष्ट्रीय सुशासन दिवस मनाया जाता है, जो आपके पूर्व प्रधानमंत्री थे कौन, अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के रूप में मनाते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है किस तारीख को ग्राहक दिवस मनाते हैं। राष्ट्रीय ग्राहक मतलब भारत में है, इतना खास आपका है नहीं है, लेकिन आंसर आपको पता करना जरूरी है। इसका आंसर आपका हो जाएगा 24 दिसंबर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया और आपसे कह रहा है, बहुत आईएमपी क्वेश्चन है कि किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोध दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों याद रखिएगा ये है आपका 9 दिसंबर है, ठीक है, याद रखिएगा 9 दिसंबर को पूरे विश्व में मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोध दिवस। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि किस तारीख को विकलांग व्यक्तियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाते हैं। विकलांग व्यक्तियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाते हैं और ये मनाते हैं, याद रखिएगा, आपके 3 दिसंबर को मनाते हैं, 3 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि किस तारीख को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस भारत में मनाते हैं। यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर 32 नंबर का ऑप्शन, इसका भी हो जाएगा। 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है और कह रहा है कि किस तारीख को सशस्त्र बल झंडा दिवस मनाया जाता है। यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर 7 दिसंबर को मनाते हैं, 7 दिसंबर को मनाया जाता है, याद रखिएगा, भारतीय सेना के जवानों का आभार प्रकट करने के लिए मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि किस तारीख को नरसंहार के पीड़ितों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाते हैं। तो ये भैया आपका अंतर्राष्ट्रीय दिवस है, याद रखिएगा 9 दिसंबर इसका भी आंसर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है कि किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों दिवस मनाते हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस है, याद रखिएगा, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस है, ये 18 दिसंबर को मनाते हैं, याद रखिएगा। जो भारत में प्रवासी दिवस होता है वो 9 जनवरी को मनाते हैं, लेकिन ये है अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 18 दिसंबर को मनाया जाता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। जो आपके प्रवासी लोग होते हैं उनकी कठिनाई के बारे में जागरूकता यहाँ पर बताना है। अगला क्वेश्चन आपसे क्या है कि किस तारीख को भारत में राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 22 दिसंबर को मनाया जाता है। ये मनाया जाता है क्योंकि आपकी जो प्रसिद्ध गणितज्ञ थे कौन है, श्रीनिवास रामानुज, उनकी जयंती पर मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि किस तारीख को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। विश्व ब्रेल दिवस मनाते हैं, याद रखिएगा, यहाँ पर 30 दिसंबर गलत देना है, 4 जनवरी होगा, है ना। यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जो आंसर आपका दिया गया है आपका 34 नंबर में, वो ऑप्शन क्या बनेगा, तो 34 का ऑप्शन जिसका आएगा यहाँ पर नंबर 4 जनवरी को हर साल मनाया जाता है, याद रखिएगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाते हैं। विश्व हिंदी दिवस कब मनाते हैं। 38 नंबर दिया है और 38 की अगर हम बात कर लेते हैं तो भैया यहाँ पर आंसर जो आपका बनेगा ये आपका 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं और अपने भारत में मनाते हैं 14 सितंबर को मनाते हैं, याद रखिएगा। ये विश्व हिंदी है तो आपको 10 जनवरी को पूरी दुनिया में मनाया जाता है। अगला आईएमपी क्वेश्चन है कि किस तारीख को भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाते हैं। तो राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाते हैं, याद रखिएगा, 24 जनवरी को मनाते हैं। कब मनाते हैं, 24 जनवरी को, याद रखिएगा, राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाते हैं। और अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय कस्टम्स दिवस मनाया जाता है। 40 नंबर दिया है, नया क्वेश्चन आपको लग रहा है, याद रखिएगा 26 जनवरी। कस्टम्स ये आपका इंग्लिश शब्द आपका है इसलिए आपको नया लग रहा होगा, लेकिन हिंदी में अगर हम बोलें कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस, कस्टम्स मतलब होता है, याद रखिएगा, जो सीमा शुल्क होता है अंतर्राष्ट्रीय, है ना, सीमा शुल्क, याद रखिए अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क जो आपका है 26 जनवरी को मनाया जाता है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है। तो जब अंतर्राष्ट्रीय दिवस दिया है तो आप कहेंगे सर 21 जून को मनाया जाता है, 21 जून आपका आंसर राइट हो जाएगा और ये संयुक्त राष्ट्र महासभा ने यह प्रस्ताव घोषित किया था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि किस तारीख को वृद्धजनों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। तो वृद्धजनों के लिए मनाते हैं, याद रखिएगा, 1 अक्टूबर को मनाते हैं। यहाँ पर आंसर आपका सी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस मनाया जाता है। दोस्तों यहाँ पर याद रखिएगा ये है आपका 29 अप्रैल, है ना, ये 29 अप्रैल है जिसमें से अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि किस तारीख को तेलंगाना राज्य स्थापना दिवस मनाते हैं। किस तारीख को जो आपका तेलंगाना राज्य है ये आपको मनाया जाता है। आपके सर तेलंगाना जो राज्य है वो आपके 2 जून को आपको हुआ था, इस कारण से 2 जून 2014 के कारण ये आपका 2 जून आपका हो जाएगा राइट। अगला देखो दिया गया है कि किस तारीख को विश्व शरणार्थी दिवस मनाते हैं। विश्व शरणार्थी दिवस मनाते हैं और ये मनाया जाता है, याद रखिएगा, यहाँ पर आपका आंसर 20 जून आपका आंसर राइट हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे यहाँ पर दिया गया है आपसे क्वेश्चन अगला,
हाँ, दिया गया है कि किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिएगा 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है और कह रहा है कि किस तारीख को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय प्रसारण मनाते हैं 23 जुलाई को। 23 जुलाई को रेडियो के सम्मान में राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया जाता है। 1972 की बात है। कब? 23 जुलाई 1927। ठीक है, याद रखिए 23 जुलाई 1927 की बात है। इंडियन प्रसारण कंपनी ने बंबई स्टेशन से रेडियो प्रसारण शुरू किया था। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है कि किस तारीख को भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है। यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर 26 दिसंबर को मनाया जाता है। यहाँ पर आंसर आपका राइट हो जाएगा, है ना। याद रखिएगा कि भीमराव अंबेडकर के इस महान योगदान के रूप में भारत जो गणराज्य जिसकी सरकार के द्वारा पहली बार 26 नवंबर 2015 को मनाया गया था। कब? 2015 को पहली बार मनाया गया। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि किस तारीख को विश्व मत्स्य दिवस मनाया जाता है। यहाँ पर जो आपका आंसर बनेगा वो राइट हो जाएगा। याद रखिएगा 21 नवंबर को विश्व मत्स्य पालन दिवस मनाया जाता है। याद रखिएगा। यहाँ पर आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे यहाँ पर कह रहा है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि किस तारीख को यूएन अंतर्राष्ट्रीय सहनशीलता दिवस मनाते हैं। ये दोस्तों आपके 16 नवंबर को मनाते हैं। 16 नवंबर को मनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस मनाते हैं। यहाँ पर जो समाज है या समुदाय में है उसमें जो अहिंसा है उसके महत्व को उजागर करने के लिए होता है। अगला क्वेश्चन देखो दिया गया है, आपसे कह रहा है वर्ष 2023 के लिए वर्ल्ड क्रोनिक ऑब्स्टिक्स पार्लियोमेट्री डिजीज दिवस किस तारीख को मनाया गया था। यहाँ पर जो आंसर आपका है वो 15 नवंबर आपका हो जाएगा। 15 नवंबर। इसका मतलब ये हुआ, हिंदी में क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे सांस लेने के बारे में दिया है। ठीक है, ये है सांस लेने के बारे में दिया है। जो आपके फेफड़े हैं उनके प्रारंभिक निदान के लिए, प्रारंभिक हस्तक्षेप के लिए, उजागर करने के लिए 15 नवंबर आपका हो जाएगा। अगला दिया गया है, वो आपसे कह रहा है कि किस तारीख को बालिकाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। तो बालिकाओं के लिए होता है 11 अक्टूबर को होता है। याद रखिएगा हर साल 11 अक्टूबर को दुनिया भर में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि किस तारीख को बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस मनाया जाता है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। यहाँ पर देखो दिया है किस तारीख को बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस मनाते हैं। 53 नंबर आपसे दिया है। तो आप कहेंगे सर 53 नंबर जिसका ऑप्शन आ रहा है ये राइट आपका बी हो जाएगा। ये 12 जून हो जाएगा। 12 जून को मनाया जाता है। ठीक है ना, क्लियर है। 2002 से, कब से? 2002 से लगभग 19 साल हो चुके हैं। 12 जून को विश्व श्रम दिवस निषेध मनाया जाता है। अगला दिया गया है कि भारत में सबसे पहले टेलीविजन कब पेश किया गया था। भारत में सबसे पहले टेलीविजन प्रेस किया था 15 सितंबर को, भी 1959 को। आंसर नंबर आपका हो जाएगा बी नंबर है, 15 सितंबर 1959। याद रखिएगा दिल्ली से हुआ था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है किस तारीख को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं आपके 3 मई को मनाते हैं। याद रखिए इसका आंसर आपका बनेगा सी नंबर हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ आपकी रचनाएं हैं जो कि आपके यहाँ से पूछी जा रही हैं, इनको हम लोगों को यहाँ पर आपको पढ़ना है। क्लियर है। यहाँ पर देखो दिया गया है और आपसे कह रहा है हितोपदेश नामक पुस्तक के लेखक आपके कौन है। चलिए यहाँ पर बताना है भैया, इसका आंसर आपका बनेगा क्या। कुछ पुस्तकें आपकी हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है, लगभग आपकी 20 से 25 पुस्तकें हैं। याद रखिएगा हितोपदेश नामक पुस्तक के जो लेखक हैं वो आपके हैं कौन। यहाँ पर देखा जाए तो आपका हो जाएगा नारायण पंडित। यहाँ पर जो आंसर है वो आपका भी हो जाएगा नारायण पंडित, इसका आंसर है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है शाहनामा के रचनाकार जो है वो आपके कौन है। शाहनामा के रचनाकार आपके हो जाएंगे फिरदौसी हो जाएंगे। यहाँ पर अगला दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी रचना कालिदास की नहीं है। कालिदास की रचना में देखा जाए तो 3 नंबर में आप कहेंगे सर रघुवंशम है, अभिज्ञान शकुंतलम है, कुमार संभव है, लेकिन दिया गया है मुद्रा राक्षस किसकी रचना है। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त की हो जाएगी। अगला क्वेश्चन दिया गया है नाट्य शास्त्र के रचयिता आपके कौन थे। नाट्य शास्त्र के रचयिता आपके याद रखिए भरत मुनि हो जाएंगे। याद रखिएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है जयदेव द्वारा लिखित ग्रंथ कौन सा है। तो आप कहेंगे जयदेव के द्वारा गीत गोविंद लिखी गई है। ये सब आपने पढ़ा है, बस आपको रिवीजन की जरूरत है, इसलिए रिवीजन के तौर पर सुपरफास्ट तरीके से हम आपको पढ़ा रहे हैं। बस आपको देखते जाना है। अगर आपकी उंगली थक गई हो, कमेंट ना कर पा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, बस आप देखते जाइएगा, सुनते जाइएगा। निम्नलिखित मुगल शहजादियों में से किसने प्रसिद्ध पुस्तक हुमायूंनामा लिखा है। हुमायूंनामा लिखा था आपकी गुलबदन बेगम हो जाएगा। हुमायूं की जो आपकी यहाँ पर बहन थी, है ना, इसका आंसर आपका बनेगा डी नंबर है, हालांकि सौतेली बहन थी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया और आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी कृति है जो कालिदास की है। कालिदास की कृति में देखा जाए तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए 10 कुमार चरित्रम होगा नहीं, मृच्छकटिकम नहीं होगा, ये हो जाएगा मालविकाग्निमित्रम। ऑप्शन आपका डी वाला राइट हो जाएगा, डी नंबर बनेगा। अगला क्वेश्चन दिया है रघुवंशम महाकाव्य के रचयिता आपसे पूछा गया है। रघुवंशम लिखा है कालिदास ने लिखा है। अर्थशास्त्र जो लिखा है वो किसने लिखा है। तो आपके अर्थशास्त्र लिखा है चाणक्य हो जाएगा। अगला है हर्षचरित के लेखक आपके कौन है। तो हर्षचरित हर्षसेन नहीं होगा, यहाँ पर बाण भट्ट हो जाएगा, आपका बी नंबर आपका बन जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है, यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है भैया अष्टाध्यायी किसकी रचना है। अष्टाध्यायी रचना है वो आपकी है किसकी, पाणिनि की है। ऑप्शन नंबर आपका भी बन जाएगा।
अगला दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी कालिदास के द्वारा लिखी गई आपकी नहीं है, आपसे पूछा गया 12 नंबर में। तो दिया गया है रघुवंशम दिया है, ऋतुसंहार है, मेघदूतम है। यहाँ पर दिया गया है मृच्छकटिकम किसकी है, तो ये शूद्रक की आपकी होना चाहिए, है ना, महाराज शूद्रक थे, उनकी रचना है मृच्छकटिकम। अगला क्वेश्चन दिया गया है चरक संहिता किससे संबंधित है, चरक संहिता संबंधित है आपकी चिकित्सा से है, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था, याद रखिएगा क्वेश्चन पूछा गया चरक संहिता का संबंध किससे, तो आपकी चिकित्सा से है। अगला क्वेश्चन दिया गया बीजक किसकी रचना है, तो आपके सर बीजक देखा जाए तो आपकी किसकी है, कबीरदास की हो जाएगी। यहाँ पर जो आंसर आपका बनेगा डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है पद्मावती कथा के लेखक आपकी कौन है, पद्मावती दिया है, पद्मावती हो जाएगा आपकी जायसी हो जाएगा, मलिक मोहम्मद जायसी है। और अगला क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है कि काव्यादर्श के नामक जो रचना है किसने किया है, काव्यादर्श दिया है 16 नंबर में, तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। ये आपकी दंडी है, कब है, कवि दंडी बनेंगे, ऑप्शन आपका डी बनेगा। अगला दिया है नागानंद है, प्रियदर्शिका है, रत्नावली है, इनके 3 नाटक हैं। और ये जो आपकी तीनों लिखा है वो किसने, तो आपके बाणभट्ट। इसका आंसर आपका होना चाहिए क्या, कि भैया आपके हर्षवर्धन होना चाहिए 17 नंबर में, 17 नंबर का ऑप्शन सी होना चाहिए कि नागानंद है, प्रियदर्शिका है, रत्नावली, इन्होंने 3 नाटक लिखा है, वो तीनों आपके हर्षवर्धन के बनेंगे। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है हुमायूं नामा गुलबदन बेगम हो जाएगा, बी नंबर है। मिताक्षरा किसकी रचना है, मिताक्षरा दिया है, मिताक्षरा जो आपकी बनेगी आपकी विज्ञानेश्वर की है, विज्ञानेश्वर। अगला है मिताक्षरा का संबंध किससे है, तो आपका जो संबंध बनेगा वो बनेगा आपका हिंदू विधु से, हिंदू विधि से है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया और आपसे कह रहा है लीलावती पुस्तक संबंधित है, लीलावती जो पुस्तक है वो आपकी संबंधित है आपकी गणित से है, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अगला है संस्कृत में एक ग्रंथ है अष्टाध्यायी, इसका संबंध किससे है, तो अष्टाध्यायी का संबंध आपके व्याकरण से है, याद रखिएगा पाणिनि के द्वारा जो आपका व्याकरण है। अगला है महाभारत महाकाव्य का मौलिक नाम पूछा गया है, तो भैया ये जो महाकाव्य है कौन, महाभारत, इसका मूल नाम क्या था, तो जय संहिता था, ऑप्शन आपका डी बनेगा। अगला है बुद्ध चरित जो आपका है किसकी कृति है, जो बुद्ध चरित दिया है तो आपके सर ये जो आपकी है अश्वघोष की हो जाएगी। महाभाष्य किसकी कृति है 25 में, तो महाभाष्य हो जाएगी आपकी पतंजलि की हो जाएगी, किसकी, पतंजलि की हो जाएगी। तो ये रही कुछ आपकी पुस्तकें। अब आपके सामने कुछ आ गया है यहाँ पर पॉइंट में कि केंद्रीय औषधि अनुसंधान कहाँ पर है, आपके लखनऊ में है। मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ पर है, नई दिल्ली में है। दलहन अनुसंधान आपके कानपुर में है। डेयरी अनुसंधान आपकी करनाल जो कि आपके हरियाणा में है। चावल शोध संस्थान पूछे तो आपके कटक पड़ेगा, लेकिन अगर क्षेत्रीय पूछ लेता है चावल का क्षेत्रीय तो आपकी वाराणसी होगा। केंद्रीय खनन अनुसंधान आपके कहाँ पर, धनबाद जो कि झारखंड में है। भारतीय मृदा विज्ञान कहाँ पर, आपके भोपाल में हो जाएगा। गन्ना देखो, केंद्रीय गन्ना अनुसंधान आपके कोयम्बटूर में है, वहीं पर चमड़ा अनुसंधान आपकी चेन्नई में है। तंबाकू अनुसंधान जो आपके है राजमुंदरी में है, और वहीं पर देखिए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान आपके नई दिल्ली में है। अगला दिया गया है कृषि अनुसंधान जो आपके संस्थान है, भारतीय कृषि अनुसंधान आपके नई दिल्ली में है। भाभा परमाणु अनुसंधान आपके ट्राम्बे जो कि आपकी मुंबई में है। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान आपके देहरादून में है। वहीं पर केंद्रीय आलू अनुसंधान पूछे तो आपको शिमला बताना है। अगला दिया गया है राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला, तो धातु वाली है जमशेदपुर में। धातु जो होती है जमने के रूप में आपका होता है, क्लियर है। अगला दिया गया भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान, तो भारतीय पशु चिकित्सा आपकी इज्जत नगर जो कि आपकी बरेली में है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग कहाँ पर है, तो आपके देहरादून में है। अगला है केंद्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान कहाँ है, तो पर्यावरण इंजीनियरिंग आपके नागपुर में है। जूट आपको मिलेगा आपके कोलकाता में, याद रखिएगा केंद्रीय जूट प्रौद्योगिकी आपकी कोलकाता में। अगला है सेंटर फॉर DNA फिंगरप्रिंट एंड आपका डायग्नोस्टिक, तो फिंगरप्रिंट आपका कहाँ पर है, आपके हैदराबाद में है। और वहीं पर देखा जाए तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग आपकी नई दिल्ली में है। आते हैं यहाँ पर 2-4 पॉइंट और भी आपके होंगे। औद्योगिक विष अनुसंधान, याद रखिएगा वनस्पति अनुसंधान है, विष अनुसंधान है, ये मिलेगा आपके लखनऊ में। केंद्रीय नमक, और नमक के देखो एक बार भाव बढ़ गए थे, आपने याद किया होगा, याद होगा रात में अचानक बोला गया था, एक हवा फैल गई थी कि नमक का भाव बढ़ गया है, तो लोग रात में नमक खरीद रहे थे, तो भाव बढ़ गया, अर्थात भावनगर यहाँ याद रखिए गुजरात में है। वस्त्र अनुसंधान कहाँ पर, आपके अहमदाबाद में है ना, यहाँ पर वस्त्र काफी मात्रा में होते हैं। ऑल इंडिया मलेरिया रिसर्च कहाँ पर है, नई दिल्ली में है। केंद्रीय वन कहाँ मिलेगा, तो आपके देहरादून में मिलेगा। और भारतीय भू भौतिकी अनुसंधान कहाँ पर है, तो आपके हैदराबाद में है। अगला है भवन निर्माण में, भवन निर्माण लड़की और खुड़की, मतलब केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान कहाँ पर, रुड़की हो जाएगा, रुड़की। सड़क अनुसंधान आपके नई दिल्ली में है। और मस्तिष्क अनुसंधान कहाँ पर है, गुड़गांव हरियाणा में है। गुड़गांव ऐसे आपके अपने यहाँ वाला गुड़गांव है क्या, क्यों भाई ये बताइए, ये वाला जो गुड़गांव है ये कौन, अपने गुड़गांव कहाँ पड़ता है, हरियाणा में तो पड़ता है, ठीक है वो नोएडा है, तो यहाँ पर हो जाएगा गुड़गांव। अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन कह रहा है कि केंद्रीय जल और विद्युत अनुसंधान ये आपकी खड़गवाला में है। अगला है डीजल लोकोमोटिव वर्क आपकी कहाँ पर है, तो आपकी वाराणसी हो जाएंगे, मड़ुवाड़ी में। भारतीय मौसम वेधशाला आपके पुणे में है। वहीं पर नारियल अनुसंधान आपके है कासरगोड जो कि आपके केरल में पड़ता है। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान आपके मैसूर में है, खाद्य आपके मैसूर हो जाएगा। और अगला दिया गया है कि रमण अनुसंधान है ना, रमण अनुसंधान कहाँ पर है, तो आपके बेंगलुरु में है। मवेशी प्रजनन संस्थान आपके हिसार हरियाणा में है। शुगर रिसर्च आपके कानपुर में है। राष्ट्रीय राजमार्ग आपके नई दिल्ली में आपको मिलेगा। अगला है भूचुंबकीय संस्थान,
भारतीय भूचुंबकीय संस्थान मुंबई में है, वनस्पति अनुसंधान आपके लखनऊ में है, और उच्च अक्षांश अनुसंधान आपके कहां पर है? गुलमर्ग, जो कि आपकी जम्मू। अगला दिया गया है, एक क्वेश्चन आपसे दिया गया, केवल 4 व्यक्ति हैं जो 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला है। याद रखिएगा, केवल 4 व्यक्ति हैं जो 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला है। ये आपके हैं कौन? तो याद रखिएगा, ये आपकी मैडम क्यूरी हैं, जो कि आपकी पोलैंड की हैं। याद रखिए, इनको रेडियो सक्रियता के लिए भौतिकी के लिए मिला था, रेडियो निष्कर्ष के लिए रसायन के मिला था। तो याद रखिए, मैडम क्यूरी को मिला है। जॉन बर्डीन, जो कि अमेरिका के हैं, इन्होंने यहाँ पर ट्रांजिस्टर की खोज भौतिक में किया था। अर्धचालक, जो कि भौतिक के लिए आपकी जॉन बर्डीन को दिया गया है। यहाँ पर अगला दिया है कि आपके लिनस पॉलिंग जो आपके हैं दोस्तों, याद रखिएगा, इनको रसायन के लिए दिया गया और शांति के लिए दिया गया था। ये अमेरिका के हैं। फ्रेडरिक सेंगर यूके के हैं, इनको रसायन और रसायन। इसका मतलब ये हुआ कि 2 ऐसे व्यक्ति हैं जिनको रसायन के लिए, अर्थात एक ही सब्जेक्ट में, एक ही विषय में आपको मिले हैं, जैसे आपके फ्रेडरिक सेंगर हैं, और यहाँ पर देखा जाए तो आपके जॉन बर्डीन हैं। इनको भौतिक के लिए मिला था, और इनको भैया रसायन के लिए मिला है फ्रेडरिक सेंगर। नोट कर लीजिएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट दे दें क्या? चलो स्क्रीनशॉट ले लो इसका, जल्दी से लो, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, भारत में नोबेल पुरस्कार विजेता जो आपके हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर अमृतता साहित्य के लिए 13 में, सीवी रमन भौतिक के लिए 1930 में, हरगोविंद खुराना चिकित्सक के लिए 1968 में, मदर टेरेसा को शांति के लिए 1979 में दिया गया था। यहाँ पर देखिएगा 1948 में भारतीय नागरिकता अल्बानिया की आपकी रही है मदर टेरेसा। यहाँ पर चंद्रशेखर को भौतिक के लिए 1983 में। हालांकि हमने स्टार्टिंग में आपको जो चैप्टर स्टार्ट किया था यहीं से किया था। आते हैं आर्टिकल में से आपसे पहला पॉइंट दिया गया है, अनुच्छेद 16 नौकरी में अवसर की समानता मिलेगी। अनुच्छेद 17 अस्पष्टता का अंत दिया है। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत दिया गया है ना, ये तो आपको पता है। अनुच्छेद 1922 में आते हैं तो अनुच्छेद जो 19 है, इसमें स्वतंत्रता है, बोलने की स्वतंत्रता है, बिना हथियार के शांतिपूर्ण इकट्ठा हो जाइए और सभा बना लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पर समूह या संघ बनाने की स्वतंत्रता है, इसलिए आप देखते हैं कि लोग 3-3 लोगों को जोड़ने वाला भी काम शुरू कर देते हैं, बाद में कुछ भी हो, नाफा नुकसान कोई मतलब नहीं है। समूह और संघ बनाने की संगठन आपको में स्वतंत्रता है। देश के किसी भी क्षेत्र में भ्रमण करने की आज़ादी है। हालांकि पहले आपको जम्मू कश्मीर में कोई आज़ादी नहीं थी। कुछ आपकी ऐसी भी जगह हैं जहां पर आपको जाने से अभी भी रोका जाता है ना, जैसे कि आपकी जम्मू जो आपका सिक्किम है ना, वहां पर एक झील है, उस झील के आसपास लोग जो रहते हैं, डकैत लोग रहते हैं, अर्थात आतंकवादी रहते हैं। तो ऐसी जगह अभी भी यहाँ पर आपका है, जो कि आपको जाने से गतिविधियों पर आपके रोक लगाती है। आप देखेंगे कि आप लोग म्यांमार में जाते हैं, म्यांमार कहते हैं अपने भारत में, जो आपका कहाँ है, ये कह सकते हैं जो आपके एक प्रकार से ये जो 7 सिस्टर है, 7 सिस्टर में आपका जंगल एरिया है। यहाँ पर कई ऐसे ठिकाने हैं जो आतंकवादियों की हैं, तो काफ़ी जगह रोका जाता है। अंडमान निकोबार में भी जाने से रोका जाता है, क्योंकि वहाँ पर जो जीव जंतु हैं उनसे खतरा रहता है। तो हालांकि ऐसा नहीं है हर जगह के लिए। अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारत के किसी भी क्षेत्र में निवास करने या बसने की आज़ादी है, कोई व्यवसाय और आजीविका चलाने का अधिकार भी है। देखो 20 में दिया है, किए गए अपराध के लिए 2 सिद्ध संबंध में संरक्षण आपका होगा। 20 नंबर आपसे कह रहा है, एक अपराध के लिए सिर्फ एक बार ही सजा मिलेगी, ऐसा नहीं है जब मर्जी हो, जब सरकार बदल जाए तब उसको यहाँ पर दे दो, है ना। अभी हमने एक पढ़ा था कि एक थे, उसको 40 साल की सजा दी गई, और सजा देने के बाद में क्या हुआ कि वो जो व्यक्ति था निर्दोष साबित हुआ। और जब व्यक्ति 40 साल की सजा काटने के बाद उसको निर्दोष साबित किया जाए तो उसकी अंतरात्मा क्या बोली है, तुरंत आंखों से आंसू छलक पड़े थे। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है आर्टिकल नंबर आपका 21, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से संरक्षण होगा, जीवन जीने का अधिकार यह कभी खत्म नहीं होता है, याद रखेगा। यहाँ पर अनुच्छेद 21 का ये है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार है। 86 नंबर का संशोधन 2002 में हुआ था। ये दोनों क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, शोषण के विरुद्ध अधिकार, मानव दुर्व्यापार है, जबरन बंधुआ मजदूरी है, इस पर रोक लगाई गई। आर्टिकल नंबर आपके 23 के तहत कारखाने या खतरनाक ऐसे कोई काम में 14 वर्ष के कम उम्र के बच्चों को यहाँ पर रोक लगाई गई कि खतरनाक काम हो या कारखाने में, वहां पर आप नहीं कर सकते हैं। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा कौन, अनुच्छेद 24 हो जाएगा। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल नंबर आपका 25 है, किसी भी धर्म को मनाने, आचरण और प्रचार करने का अधिकार है। आप बना सकते हैं, हमारी क्लास में प्रचार कर सकते हैं, लेकिन आप समझदार हैं कि पढ़ाई की क्लास में पढ़ाई होता है ना। यहाँ पर देखा जाए धर्म में से लड़ाई हमेशा होती है, क्योंकि राजनीति की जो पार्टियां हैं वो आपके धर्म से ही जुड़ी हुई हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, अनुच्छेद जो आपका 26 है, धार्मिक कार्यों के प्रबंध का अधिकार है ना। आप धार्मिक कार्यों के लिए यहाँ पर आप प्रबंध कर सकते हैं, आप देवी बैठा सकते हैं, जो आपके मुस्लिम लोग हैं वो अपना ताजिया निकाल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरी रोड को आप बंद कर दें, है ना। ऐसे काम करिए कि ऐसा नहीं कि आप पूरी रोड को बंद कर दें, है ना, ऐसा नहीं करना है। 27 दिया है, किसी धार्मिक कार्य के लिए धन पर, है ना, धन पर कर नहीं देना होगा। अगला है आर्टिकल नंबर आपका 28 दिया है, धार्मिक शिक्षा जो दिए हैं, उपासना उपस्थिति होने की स्वतंत्रता है। क्वेश्चन नंबर आपका दिया है, अनुच्छेद आपको 39 है, अल्पसंख्यक वर्गों को हितों का संरक्षण होगा, जितने भी अल्पसंख्यक होंगे उनके हितों का संरक्षण होगा। अनुच्छेद 30 है, शैक्षणिक संस्थान खोलने के भी यहाँ पर अवसर आपको दिए जाएंगे। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल नंबर आपका 32 है। मूल अधिकारों के संरक्षण के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा 5 तरह के रिट जारी करते हैं। याद रखिएगा कि यहाँ पर एक पॉइंट याद रखना, आर्टिकल नंबर 32 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। अगला दिया गया है नीति निर्देशक तत्व में से एक आर्टिकल नंबर आपका आता है 38।
तो आर्टिकल नंबर 38 है जिसमें कहा गया राज्य लोक कल्याण की सुरक्षा के लिए सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करेगा। ये कभी पूछे कि राज्य लोक कल्याण की सुरक्षा ये आपके आर्टिकल 38 में है, लेकिन अगर पूछे आर्टिकल 39 बिल्कुल आईएमपी है, निःशुल्क विधिक सहायता मिलेगी, समान न्याय मिलेगा, समान कार्य के लिए समान वेतन भी मिलेगा। याद रखिए सार्वजनिक हितों का ध्यान रखते हुए भौतिक संसाधनों का विवरण होगा, धन और संसाधनों का समान वितरण होगा। ये आपका आर्टिकल नंबर 39 है। इसमें क्वेश्चन ये जो आपका है बाद में जोड़ा गया था। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है अनुच्छेद आपका जो 40 है वो ग्राम पंचायतों का गठन है। वहीं पर अगला क्वेश्चन दिया गया है 1900 जो आपका आर्टिकल नंबर आपका 47 है, तो पोषाहार एवं जीवन स्तर को ऊंचा करना, लोक स्वास्थ्य सुधार करने या राज्य का कर्तव्य होगा। वहीं पर आर्टिकल नंबर आपका 48 है कृषि और पशुपालन का संगठन करना है। यहाँ पर देखिए आर्टिकल नंबर आपका 48 का ये है पर्यावरण का संरक्षण, वन और वन्य जीवों की रक्षा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको डाउट कर देता है, ये क्वेश्चन थोड़ा डाउट कर देता है कि आप लोग लगा देते हैं कि ये जो आपका है मूल कर्तव्य में ये आपका आता है कि इसमें मौलिक कर्तव्य लगा देते हैं, है ना। मूल कर्तव्य में याद रखिए आर्टिकल नंबर ए जो दिया है वो पर्यावरण संरक्षण और वन और जीवों की रक्षा सिर्फ इतना दिया गया है, ये कर्तव्य नहीं शब्द लगा दिया कि आपका ये कर्तव्य होगा, है ना। देखो दिया अनुच्छेद 49 दिया राष्ट्रीय महत्व की वस्तुओं और स्मारकों की संरक्षण करना है। अनुच्छेद जो 50 है वो न्यायपालिका कार्यपालिका का पृथककरण है, क्वेश्चन अभी पूछा गया था। अनुच्छेद 51 जो आपका अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा है, याद रखिए अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा किसमें आता है, अनुच्छेद 51 में आता है। देखिए मौलिक कर्तव्य जो दिया गया है भाग 4 के का में है और अनुच्छेद 51 की का में यहाँ पर देखो दिया गया है कि सरदार सोन सिंह समिति की अनुशंसा पर संविधान के 42वें संशोधन 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया, इसे रूस से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य की संख्या वर्तमान में 11 है। 11वां मौलिक कर्तव्य जो आपका है 86 नंबर का जो संविधान संशोधन हुआ था 2002 में शिक्षक अधिकार को इसमें जोड़ा गया था। यहाँ पर अगला पॉइंट आपका आता है संसद से एक जो सदन है, याद रखिए जो संसद के सदन में देखो संसद का गठन होता है 79 में, राज्यसभा की संरचना होता है 81 में और 80 में होता है राज्यसभा और 81 में होता है लोकसभा। तो इसलिए कहते हैं राज्यसभा उच्च है, तो इसे याद रखिएगा सबसे पहले नाम किसका आएगा, राज्यसभा का। ये आर्टिकल नंबर आपका 80 है, लोकसभा का 81 है और याद रखिए राज्यसभा के जो सभापति हैं और उपसभापति हैं 89 में आता है। लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं वो आपके 93 हैं और याद रखिएगा किसी विधेयक पर मत अगर बराबर बराबर होते हैं तो ये निर्णायक मत होता है, आर्टिकल नंबर आपके 100 के तहत होता है, याद रखिएगा 50-50। संसद की विशेष शक्ति जो आपकी 105 में और 108 क्या है, तो किसी विधेयक को लेकर संसद के दोनों सदनों में गतिरोध हो जाता है तो राष्ट्रपति द्वारा संयुक्त अधिवेशन को बुलाया जाता है। यह आर्टिकल नंबर आपका 108 आपका हो जाएगा। हालांकि देखा जाए लोकसभा को भंग करने का अधिकार भी यहाँ पर राष्ट्रपति के पास ही है, याद रखेगा, लेकिन यहाँ पर क्या होती है सहमति लेना पड़ता है। आर्टिकल नंबर आपका 110 दिया है धन विधेयक जो कि लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा निर्णय लिया जाता है। 112 जो दिया है वार्षिक वित्तीय विवरण होता है जिसको हम लोग बजट कहते हैं। बजट का उल्लेख संविधान में नहीं किया गया है, बजट की जगह ये शब्द दिया गया है वार्षिक वित्तीय विवरण। जो बजट होता है बजट को आर्टिकल नंबर 112 में रखा गया है। अनुच्छेद 123 क्या है, तो संसद के अवकाश के समय राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। अगर तुरंत मीटिंग बुलाना है तो यह आर्टिकल नंबर 123 होता है जो कि राष्ट्रपति के लिए अध्यादेश होता है। यहाँ पर आते हैं अगला पॉइंट दिया गया है आर्टिकल नंबर आपका 330 दिया है। अब आप सोचोगे हम सब पूरे आर्टिकल पढ़ा देंगे एक छोटी सी क्लास में, तो सब पूरे तो नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है। देखो ये अनुच्छेद आपका 330 है, लोकसभा में जो एससी और एसटी के लिए आरक्षण है। 332 में क्या है, राज्य विधानसभा में जो एससी और एसटी इनके लिए आरक्षण है। तो 331 क्या है, ये बिल्कुल आपका एमपी है। राष्ट्रपति द्वारा आंग्ल भारतीय समुदाय के लोगों का लोकसभा में मनोनयन ये आपका होता है, हालांकि 104वां नंबर संविधान संशोधन द्वारा ये समाप्त कर दिया गया है, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि अनुच्छेद जो आपका 33 है बहुत एमपी है, आंग्ल भारतीय समुदाय के लोगों को विधानसभा में मनोनीत, जो कि यहाँ पर देखा जाए। अगला है 338 है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। 338 का ये दिया है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। और वहीं पर 343 क्या है, तो कहेंगे सरसंघ की राजभाषा देवनागरी है और लिपि क्या है, तो यहाँ पर हिंदी हो जाएगी। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां, एक क्वेश्चन आपको यहाँ से पूछा गया था। यहाँ पर देखो दिया गया है कि राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां अनुच्छेद 352 है राष्ट्रीय आपातकाल है, 356 है राष्ट्रपति शासन जो कि राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है तो राजकीय आपातकाल लगता है जिसको हम लोग राष्ट्रपति शासन कहते हैं। 360 आपका वित्तीय आपातकाल हो जाएगा। अगला है अन्य महत्वपूर्ण अनुच्छेद दिया गया है 243 दिया है पंचायत और नगर पालिका के गठन के बारे में है। 248 में विधि निर्माण संबंधी अवशिष्ट शक्तियां संसद में है। और 351 में क्या है, संघ का कर्तव्य है कि वह हिंदी भाषा का प्रचार और प्रसार उत्थान करे। 368 क्या है, संविधान संशोधन है जो कि दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। और आते हैं अगले पॉइंट में, यहाँ पर आपका आ गया है संशोधन अधिनियम। यह अधिनियम आप पढ़ लीजिएगा। बाकी अधिनियम में देखा जाए तो पहला अधिनियम आपको याद रख लेना है कि पहला संशोधन 1951 में हुआ था, भूमि सुधार के लिए हुआ था। यहाँ पर देखा जाए तो 42वें संविधान संशोधन 1976 में जिसमें समाजवादी पंथ निरपेक्ष राष्ट्र की अखंडता यहाँ पर जोड़ा गया था। 44वें संविधान संशोधन 1978 में जो आपका संपत्ति का अधिकार को उसको हटा दिया गया था। यहाँ पर देखा जाए तो अगला पॉइंट आपसे दिया गया है 61 नंबर का संशोधन। 61 नंबर का संशोधन 1989 में हुआ था। ये मताधिकार की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था, ठीक है ना। यहाँ पर अगला पॉइंट आपसे कह रहा है कि भैया यहाँ पर देखा जाए तो आपकी 69 नंबर का संशोधन 1991 में हुआ था। दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में यहाँ पर बनाया गया था। वहीं पर देखा जाए तो आपका 86 नंबर का संविधान संशोधन जो कि आपके 2002 में हुआ था। 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा मौलिक अधिकार में जोड़ दिया गया था।
यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है जो कि आपका 100 नंबर का है। 100 नंबर का संविधान संशोधन 2015 में हुआ था। भारत बांग्लादेश की सीमा समझौता आपकी हुई थी। 100 जो आपका दिया है 101 नंबर आपका जीएसटी से संबंधित है। वहीं पर 104 नंबर अभी 2020 में हुआ था कि लोकसभा और राज्यसभा में जो एंग्लो इंडियन है उनके सीटों का आरक्षण को हटा दिया जाए। ठीक है ना। आइएगा अगले पॉइंट में आपके सामने आ गया है पहला क्वेश्चन। कह रहा है यहाँ पर दिया है चीन की राजधानी इनमें से है क्या। चलिए बताना है कि चीन की राजधानी क्या है। तो आप कहेंगे सर चीन की राजधानी है बीजिंग, जो कि आप देख सकते हैं आपका जो आंसर है यहाँ पर पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। सी नंबर आपका हो जाएगा। चीन की राजधानी आपकी बीजिंग हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि चीन की मुद्रा का नाम क्या है। तो आप कहेंगे सर चीन की मुद्रा का नाम क्या है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका हो जाएगा रेनबिनी हो जाएगा। ऑप्शन आपका ही बन जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि इंडोनेशिया की राजधानी आपकी है क्या। तो इंडोनेशिया की राजधानी क्या है। तो आप कहेंगे सर इंडोनेशिया की राजधानी यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर हो जाएगा जकार्ता हो जाएगा। बी नंबर राइट हो जाएगा। थोड़ा सुपर फास्ट तरीके से चलेंगे और आप लोग भी अपनी स्पीड को बढ़ाते हुए चलेगा। अगला है इंडोनेशिया की मुद्रा क्या है। तो आप कहेंगे सर इंडोनेशिया की मुद्रा है यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो यहाँ भी रुपया चलता है। क्या चलता है। रुपया चलता है। याद रखिए इसका ऑप्शन आपका सी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईरान की राजधानी क्या है। तो ईरान की राजधानी क्या है। तो आप कहेंगे सर ईरान की राजधानी होती है तेहरान। क्या है। तेहरान है। और अगर पूछे कि ईरान की मुद्रा क्या है तो ईरान की मुद्रा क्या हो जाएगी। तो आप कहेंगे रियाल हो जाएगा। रियाल। क्लियर है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि अफगानिस्तान की राजधानी क्या है। अफगानिस्तान की राजधानी पूछा है तो आप कहेंगे अफगानिस्तान की हो जाएगी काबुल हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी बनेगा। अफगानिस्तान की अगर मुद्रा पूछता है तो आप कहेंगे अफगानिस्तान की जो मुद्रा है वो आपकी क्या हो जाएगा अफगानी है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा अफगानी बनेगा। यहाँ पर अगला दिया गया है बांग्लादेश की राजधानी क्या है। तो आप कहेंगे सर बांग्लादेश की राजधानी की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर यहाँ पर ढाका हो जाएगा। और अगर पूछे बांग्लादेश की मुद्रा क्या है तो बांग्लादेश की मुद्रा क्या बनेगी आपकी है क्या। तो आप कहेंगे सर नई दिल्ली हो जाएगा। और यहाँ पर क्या चलता है तो आप कहेंगे रुपया चलता है। डी नंबर। ईरान की राजधानी क्या है बताना है। रिवीजन अच्छा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। स्पीड में भी पढ़ते चलेंगे और आप लोगों ने काफी समय दे दिया है इस प्रकार की वीडियो में, तो आपको बिल्कुल रटा होगा। बस आपका रिवीजन बिल्कुल अच्छी तरीके से हो रहा होगा। देखिए ईरान की राजधानी क्या है। तो आप कहेंगे सर ईरान की राजधानी हो जाएगी यहाँ पर बगदाद, जो कि ऑप्शन है आपका डी नंबर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है इराक। देखो यहाँ पर दिया इराक की मुद्रा क्या है। तो जब इराक की मुद्रा पूछे तो आपको दिनार बताना है। क्या बताना है। दिनार बताना है। जापान की राजधानी क्या है। तो आप कहेंगे सर जापान की राजधानी क्या हो जाएगी। यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर टोक्यो हो जाएगी। टोक्यो, जो कि ऑप्शन आपका ये बन जाएगा। अगला यहाँ पर दिया गया है कि जापान की मुद्रा का नाम बताना है। तो ये बताइए जापान की मुद्रा का नाम क्या है। तो आप कहेंगे जापान की मुद्रा का नाम है यहाँ पर एन हो जाएगा, जो कि बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। हाँ ठीक है। हमने कुछ गलत बता दिया क्या बांग्लादेश में। क्यों भाई जल्दीबाजी में कुछ हमने गलत बता दिया गया क्या। क्वेश्चन नंबर आपका 12 है और 12 में आपसे कह रहा है कि भारत की मुद्रा दिया है। कौन सा क्वेश्चन भाई। बांग्लादेश की मुद्रा क्वेश्चन नंबर आपका 10 दिया गया है ना। और 10 दिया है तो 10 के यहाँ पर टका हो जाएगा। कुछ हमने दूसरा लगा दिया था क्या। अच्छा रुपया लगा दिया था। चलिए माफ करिएगा, यहाँ पर टका ही होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है और आपसे यहाँ पर देखो कह रहा है क्वेश्चन नंबर आपके कहाँ पर आ गए। यहाँ पर आ गए म्यांमार में आ गए। म्यांमार देखो यहाँ पर म्यांमार की राजधानी क्या है। क्वेश्चन नंबर आपका 17 है और 17 की बात करते हैं तो म्यांमार की राजधानी नई राजधानी क्या है। नैपीदाव है। नैपीदाव कहाँ है। तो आप कहेंगे सर इसका आंसर आपका बनेगा डी नंबर। म्यांमार की अगर मुद्रा पूछता है तो आप कहेंगे सर म्यांमार की मुद्रा क्या है। तो म्यांमार की मुद्रा क्या हो जाएगा। क्या तो हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका सी बन जाएगा। यहाँ पर अगला दिया गया है नेपाल की राजधानी क्या है। तो नेपाल की राजधानी हो जाएगी काठमांडू हो जाएगा। काठमांडू बन जाएगा। यहाँ पर देखा जाए तो अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि नेपाल की मुद्रा का नाम बताना है। तो नेपाल की मुद्रा क्या हो जाएगा। यहाँ पर रुपया हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है पाकिस्तान की राजधानी। देखिए पाकिस्तान की राजधानी तो आप कहेंगे पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है ना। यहाँ पर क्या हो जाएगा इस्लामाबाद है और पाकिस्तान की मुद्रा पूछ लेता है तो आप कहेंगे सर पाकिस्तान की मुद्रा का नाम है यहाँ पर क्या चलेगा 22 नंबर में। तो आप कहेंगे यहाँ भी रुपया होता है पाकिस्तानी रुपया। अगला दिया गया है फिलीपींस की राजधानी क्या है। तो आप कहेंगे सर फिलीपींस की राजधानी मनीला हो जाएगी क्या। तो आप कहेंगे जी सर आपका पहला ही ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा मनीला बन जाएगा। फिलीपींस की मुद्रा क्या है। फिलीपींस की मुद्रा क्या है। तो यहाँ पर फिलीपींस में चलता है पेसो चलता है। क्या चलता है यहाँ पर पेसो चलता है। और अगला है थाईलैंड की राजधानी क्या है। ये सब आपके पड़ोसी देश लगभग आपके घूम फिर के हैं है ना। कोई सेकंड पड़ोसी है, कोई थर्ड पड़ोसी है, कोई 10 पड़ोसी है। आप कहेंगे सर यहाँ पर 25 नंबर दिया और 25 को ऑप्शन बी बनेगा। याद रखिएगा थाईलैंड की राजधानी है बैंकॉक। क्या है बैंकॉक आपका हो जाएगा। यहाँ पर अगला है थाईलैंड की मुद्रा क्या है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। यहाँ पर देखा जाए 26 नंबर में तो 26 का ऑप्शन हो जाएगा आपका बाहत हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाहत। जिसका ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा बाहत बन जाएगा। संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी बताना है। चलिए यहाँ पर बताना है संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी जो बनेगी इनमें से क्या हो सकता है। यहाँ पर बताना है आपका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर 27 नंबर दिया और 27 का ऑप्शन बनेगा वो आपको हो जाएगा आबू धाबी। क्या है संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी जो आपकी हो क्या है आबू धाबी बनेगी। ऑप्शन आपका भी बनेगा। अगला है संयुक्त अरब अमीरात की जो मुद्रा है वो आपकी है क्या। देखो ऐसे देश आपके हैं जहां से आपके भारत के जो व्यापार के संबंध अच्छे हैं वहीं से ज्यादा आपकी राजधानी पूछी जाती है, वहीं की मुद्रा भी पूछी जाती है। याद रखिएगा मतलब जहां से भी लगभग आपके भारत के साथ जो संबंध मजबूत हैं, व्यापार वगैरह होता है, लगभग ज्यादा से ज्यादा वही चीजें आपकी पूछी जाती हैं, है ना। यहाँ पर देखो आपसे कह रहा है कि भैया संयुक्त अरब अमीरात की जो वो है मुद्रा वो आपकी कौन है। तो वहां पर कहेंगे सर इसका आंसर आपका जो बनेगा 28 नंबर में वो ऑप्शन बनेगा सी नंबर है। ये जकार्ता क्या बोल रहे हैं संयुक्त अमीरात की मुद्रा पूछा है ना। मुद्रा पूछा है तो मुद्रा क्या हो जाएगा दिरहम होती है। दिरहम होती है दिरहम। यहाँ पर दिया है कतर की राजधानी तो आप कहेंगे सर कतर यहाँ पर दिया है कतर की हो जाएगी दोहा। क्या हो जाएगी दोहा हो जाएगा। कतर की मुद्रा पूछा गया है तो कतर की मुद्रा होती है रियाल होती है। क्या होती है रियाल होती है।
अगला है सिंगापुर की राजधानी क्या है, तो सिंगापुर की राजधानी क्या बनेगी, सब लोग जानते होंगे कि सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर सिटी, क्या हो जाएगा, सिंगापुर सिटी बनेगा। सिंगापुर की मुद्रा का नाम पूछे तो आप कहेंगे सर सिंगापुर देखा जाए तो यहाँ पर डॉलर चलता है। अपने भारत में देखा जाए जितने भी यूट्यूब चैनल हैं, जो लोगों की यहाँ पर जो पैसे आते हैं वो आपके क्या है, डॉलर से ही आते हैं। अपने सिंगापुर, अपने एरिया में सिंगापुर ही काम करता है अपने एशिया में, तो याद रखिए डॉलर के रूप में होती है। इसका ऑप्शन आपका डी हो जाएगा डॉलर। अगला है श्रीलंका की राजधानी क्या है, तो श्रीलंका की राजधानी आप बताइएगा, श्रीलंका की राजधानी क्या है। यहाँ पर देखा जाए 33 नंबर में, तो आप कहेंगे 33 का ऑप्शन बी हो जाएगा, श्री जयवर्धनेपुर कोट्टे। यहाँ पर आंसर नंबर आपका बी, श्री जयवर्धनेपुर कोट्टे आपका आंसर राइट हो जाएगा। श्रीलंका की मुद्रा बताना है तो आप कहेंगे श्रीलंका की मुद्रा का नाम है, यहाँ पर रुपया बनेगा बी नंबर। अगला है तजाकिस्तान की राजधानी, तजाकिस्तान की राजधानी तो आप कहेंगे सर दुशांबे, दुशांबे जिसका ऑप्शन है आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। अगला है कि तजाकिस्तान की मुद्रा का नाम बताना है, तजाकिस्तान की मुद्रा दिया है 36 नंबर है। यहाँ पर देखा जाए तो 36 नंबर में हो जाएगा, तजाकिस्तान में चलता है यहाँ पर सोमोनी, क्या चलता है, सोमोनी चलता है। यहाँ पर आंसर आपका ए बनेगा। चीन की आपकी युआन है तो इसलिए आपको युआन नहीं लगाना है, यहाँ लगा है सोमोनी। अगला दिया गया है फ्रांस की राजधानी बताना है। चलिए फ्रांस की राजधानी बताना है 37 नंबर में, तो आप कहेंगे फ्रांस की राजधानी क्या है, तो पेरिस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी बनेगा। फ्रांस की मुद्रा पूछा है तो आप कहेंगे सर फ्रांस की मुद्रा का नाम क्या है, तो आप कहेंगे सर 38 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा, यूरो चलता है, यहाँ पर चलता है आपका यूरो चलता है। अगला दिया है जर्मनी की राजधानी क्या है, तो जर्मनी की राजधानी क्या हो जाएगा, बर्लिन हो जाएगा। शायद क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है। यहाँ पर जर्मनी की मुद्रा पूछे तो आप कहेंगे जर्मनी की मुद्रा क्या है, तो यहाँ पर भी क्या चलता है, यूरो चलता है। अर्थात अगर कोई भी यूरोपीय देश है, लगभग 19 से 20 ऐसे देश है यहाँ पर यूरोपीय कंट्री है, और यूरोपीय कंट्री में आपकी जो चलती है वो आपकी यूरो ही चलती है। यहाँ पर अगला है कि ग्रीस की राजधानी आपकी है क्या, तो भैया यहाँ पर ओलंपिक गेम खेले गए थे। ग्रीस की राजधानी क्या है, तो आप कहेंगे सर एथेंस हो जाएगा, एथेंस। अगर मुद्रा पूछ ले तो आप कहेंगे सर ये भी आपका कौन सा कंट्री है, आपकी यूरोपीय कंट्री, अर्थात यहाँ भी यूरो चलता है। अगला है इटली की राजधानी, तो आप कहेंगे सर इटली की राजधानी क्या है, तो आप कहेंगे सर इटली की राजधानी रोम है ना, क्या है, रोम हो जाएगा। और हमने कहा इटली भी कहाँ पड़ता है, यूरोप में पड़ता है, तो लगभग देखा जाए यहाँ की मुद्रा क्या हो जाएगा, यहाँ पर यूरो बनेगा। रूस की राजधानी क्या है, तो रूस की राजधानी बताना है, और रूस की राजधानी क्या हो जाएगा, मास्को, क्या हो जाएगा, मास्को हो जाएगा। और अगर आपसे पूछे कि यहाँ पर जो आपकी मुद्रा है रूस की वो आपकी कौन सी है, तो यहाँ पर रूबल चलती है, क्या चलती है, रूबल चलती है। अगला है कि स्पेन की राजधानी क्या है, तो भैया स्पेन की राजधानी की बात करते हैं तो आप कहेंगे मैड्रिड, क्या हो जाएगा, मैड्रिड हो जाएगा। स्पेन की मुद्रा पूछे तो आप कहेंगे कि सर यहाँ पर यूरो चलता है, क्योंकि ये भी आपका यूरोपीय कंट्री है। अगला है यूनाइटेड किंगडम की राजधानी बताना है, तो यूनाइटेड किंगडम की राजधानी क्या है, लंदन है, क्या है, लंदन है, आपके एग्जाम में पूछा गया था। यहाँ पर देख सकते हैं। अगला है कि यूनाइटेड किंगडम की मुद्रा क्या है, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर चलता है पाउंड, क्या होता है, पाउंड होता है, याद रखिए पाउंड चलता है। जीएसटी सर्वप्रथम फ्रांस में 1954 में लागू हुआ था। भारत में जीएसटी 1 जुलाई 2017 से आपका हुआ था। जीएसटी दिवस मनाते हैं 1 जुलाई को मनाते हैं, याद रखिएगा 1 जुलाई को लागू किया गया था, जो कि कनाडा के मॉडल पर आधारित है। अपने यहाँ की जो जीएसटी है वो कैसे हैं, तो कनाडा के मॉडल पर आपके आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, आपसे कह रहा है जीएसटी का पूर्ण रूप क्या है, तो आप कहेंगे जीएसटी का पूर्ण होता है गुड्स है ना, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स होता है, अर्थात वस्तु एवं सेवा कर। याद रखिएगा जीएसटी के लिए 122वां संविधान संशोधन बिल 2014 में संसद में प्रस्तुत किया गया था, 122वां वाला। जीएसटी विधेयक के पक्ष में 336 वोट पड़े थे, विपक्ष में कुल 11 आपके वोट पड़े थे। लोकसभा द्वारा जीएसटी बिल को 3 अगस्त 2016 को और राज्यसभा के द्वारा 8 अगस्त 2016 को पारित किया गया था। जीएसटी बिल पर राष्ट्रपति ने अपनी मंजूरी 8 सितंबर 2016 को यहाँ पर दिया था, 8 सितंबर 2016 को दिया था। यहाँ पर देखिए 101 नंबर का जो संविधान संशोधन अधिनियम है, भारत में जीएसटी लागू किया गया। जीएसटी एक अप्रत्यक्ष एवं गंतव्य आधारित आपका कर हो जाएगा। यहाँ पर यह भारत में जीएसटी लागू करने का सुझाव दिया था, विजय केलकर समिति ने दिया था। जीएसटी अर्थात इसका मुख्यालय कहां पर है, आपके दिल्ली में है। इसके ब्रांड एम्बेसडर की बात करें तो अमिताभ बच्चन हो जाएंगे। जीएसटी लागू करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा है, आपका असम है, जो कि 12 अगस्त 2016 को लागू किया गया था। अंतिम राज्य आपका जम्मू कश्मीर है, जो कि 5 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। जीएसटी के अंतर्गत 17 प्रकार के अप्रत्यक्ष कर आते हैं और 23 जो आपके आते हैं अधिभार को शामिल किया गया है, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए जीएसटी की पंजीकरण संख्या पूछे तो आप कहेंगे सर जीएसटी का पंजीकरण संख्या में कुल 15 डिजिट होते हैं, कितने, 15 डिजिट होते हैं। जीएसटी के अंतर्गत निर्धारित 5 प्रकार की दरें अगर पूछता है तो आप कहेंगे 0, 5, 12, 18 और यहाँ पर 28 ये दरें आपकी होती हैं। लेकिन आपसे पूछे इनको कितने स्लैब में किया गया है, तो आपकी 4 होती हैं, अभी आपको मिलेंगे। यहाँ पर दिया है संविधान में जीएसटी परिषद को नए अनुच्छेद 279 के ए में रखा गया है और इसके गठन का प्रावधान किया गया है। जीएसटी परिषद की स्थापना कब हुई थी, तो जीएसटी परिषद की स्थापना 12 सितंबर 2016 को हुई थी। जीएसटी परिषद का अध्यक्ष होता है वित्त मंत्री। जीएसटी परिषद में सम्मिलित सदस्यों की कुल संख्या आपकी 33 है। याद रखिएगा जीएसटी परिषद में राज्यों को 2/3 और केंद्र को 1/3 वोटाधिकार आपको दिया गया है। जीएसटी को 4 भागों में बांटा गया। जब आपसे भाग पूछे तो आप कहेंगे जीएसटी को 4 भागों में बांटा गया है। यहाँ पर याद रखिएगा सीजीएसटी है, जीएसटी है, यूजीएसटी और एक होता है आईजीएसटी है। फुल फॉर्म यहाँ पर आपको दिया है, जिसे आपका सीजीएसटी मतलब आपका सेंट्रल हो गया, आईजीएसटी मतलब होता है इंटीग्रेटेड होता है ना। आईजीएसटी को संविधान के अनुच्छेद 269 ए में रखा गया है। याद रखिए एसजीएसटी राज्य सरकार तथा सीजीएसटी केंद्र सरकार लगाती है। शराब है, पेट्रोलियम है, वस्तु, शिक्षा, जो स्वास्थ्य है, इन सेवाओं को जीएसटी से बाहर रखा गया है। मतलब यहाँ पर देखा गया है शराब, पेट्रोलियम, वस्तुएं, लेकिन शिक्षा तो भैया आपकी हो गई है ना। शिक्षा में रिलेटेड जैसे आपकी कॉपी किताबें हैं, इनमें तो आपका रखा गया, इसको हटाइएगा। पेट्रोलियम है, शराब आपको याद रखना है, एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगला है वार्षिक टर्नओवर 20 लाख से, इसको आप अपडेट कर लीजिएगा, यहाँ से भी आपका नहीं है। अगला दिया है राज्यों को जीएसटी होने वाले नुकसान की भरपाई केंद्र द्वारा 5 वर्षों तक की जाती है।
भारत में जीएसटी लागू करने वाला 161वां देश बना है। सर्वप्रथम जीएसटी बिल का प्रारूप तैयार करने वाली समिति का नाम क्या है? तो असीम दास गुप्ता थे, असीम दास गुप्ता हो जाएंगे। यहाँ पर आते हैं नोबेल पुरस्कार से। तो नोबेल पुरस्कार की अगर बात करते हैं कि भैया भारत में सबसे पहले जो नोबेल पुरस्कार पूछा गया था ना, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था, भारत में सबसे पहले जो नोबेल पुरस्कार दिया गया था वो आपके रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य के लिए आपके 1913 में दिया गया था, गीतांजलि के लिए। यहाँ पर दिया सीवी रमन को दिया गया था भौतिक के लिए 1930 में, हरगोविंद गोविंद खुराना को दिया गया था चिकित्सक क्षेत्र में आपके 1968 में। मदर टेरेसा जो भारतीय मूल की थी उनको शांति के लिए 1979 में दिया गया था। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर जो आपके हैं भौतिकी के लिए दिया गया था, याद रखिएगा 1983 में। अमर्त्य सेन को दिया गया था अर्थशास्त्र के लिए 1998 में। वीएस नायपाल को साहित्य के लिए 2001 में दिया गया था। वी रामकृष्णन को रसायन विज्ञान के लिए 2009 में। कैलाश सत्यार्थी को शांति के लिए 2014 में। और अभिजीत बनर्जी को दिया गया था अर्थशास्त्र के लिए 2019 में। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जल्दी से, सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले। देखिए हम यहाँ पर जब कराते हैं क्लास में मैराथन, अगर 1 घंटा की मैराथन क्लास है तो उसमें कम से कम 300 क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे थ्योरी के माध्यम से और ऑब्जेक्टिव मामले से। तो इसलिए क्या होता है ना, आप लोगों को याद रहता है ना हमको याद रहता है, बस ये होता है कि जो आईएमपी क्वेश्चन होता है हम आपको करा देते हैं। बड़े बड़े चैनल में क्या होता है वो आपको 1 घंटे में आपको लगभग आपको 40 से 50 से 100 क्वेश्चन कराएंगे और 100 क्वेश्चन सबको याद रहते हैं कि नहीं ये क्वेश्चन हमने कहाँ पढ़ा था। तो आपको लगता है कि बड़े चैनल से क्वेश्चन फंसे हैं, लेकिन हम आपको यहाँ पर 1 घंटे में इतना कुछ करा देते हैं कि लगभग आपको जो यहाँ पर देखा जाए जो आपका स्टैटिक जीके होती है वो लगभग 2 घंटे में आपको खत्म भी कर देते हैं। तो इसलिए आपको याद नहीं था तो आपको लगता है यहाँ पे आता नहीं है। अगर ये वीडियो को देखेंगे 1 घंटा तो 1 घंटे में बहुत कुछ आपको आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखो अगला क्वेश्चन दिया गया है, महत्वपूर्ण जो आपके दिवस हैं, दिवस में से यहाँ पर देखिए लुईस ब्रेस्ट दिवस मनाते हैं 4 जनवरी को, भारतीय प्रवासी दिवस मनाते हैं 9 जनवरी को और विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं 10 जनवरी को। तो याद रखिए जब विश्व हिंदी दिवस बोला जाए तो आप कहेंगे सर 10 जनवरी हो जाएगा। याद रखिए राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद का जन्मदिवस होता है और ये 12 जनवरी को मनाते हैं। भारतीय थल सेना दिवस मनाते हैं कब? तो आप कहेंगे सर 15 जनवरी को भारतीय थल सेना दिवस मनाते हैं। पराक्रम दिवस कब और किसकी जयंती में? तो आप कहेंगे सर पराक्रम दिवस 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर यहाँ पर मनाते हैं। क्लियर है? यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है राष्ट्रीय मतदाता दिवस। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को। गणतंत्र दिवस तो सभी लोग जानते हैं 26 जनवरी। शहीद दिवस पूछे तो आपको 30 जनवरी बताना है। यहाँ पर अगला है फरवरी माह में विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाते हैं 2 फरवरी को। वेटलैंड दिवस याद रखिए 2 फरवरी है। विश्व कैंसर दिवस मनाते हैं 4 फरवरी, चीरफार हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस पूछे तो 21 फरवरी को। एक क्वेश्चन अभी पूछा गया था आपके सीटेट एग्जाम में पूछा गया था कि भैया अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस पूछे तो आपको बताना है 21 फरवरी को। वहीं पर राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पूछे तो आप कहेंगे सर 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं। अगला है मार्च में से, देखो हमने उतने क्वेश्चन लिया जितने जरूरी है ना। अगर ऐसे देखेंगे तो हर दिन कोई ना कोई नया दिवस मनाया जाता है। यह राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस तो आपकी 4 मार्च को होता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पूछे तो आपकी 8 मार्च को होता है। विश्व खुशहाली दिवस आपका 20 मार्च होता है। वानिकी दिवस 21 मार्च को और विश्व जल दिवस जो कि आईएमपी है वो आपकी 22 मार्च को। वहीं पर देखा जाए तो आपकी भगत सिंह सुखदेव राजगुरु के दिवस पर यह आपका 23 मार्च होता है। टीबी दिवस मनाते हैं 24 मार्च को। तपेदिक दिवस टीबी दिवस आपके होते हैं यहाँ पर 24 को होते हैं। क्लियर है? यहाँ पर अगला दिया गया है आपसे विश्व स्वास्थ्य, हमने कहा 7 अप्रैल को मनाते हैं। अंबेडकर जयंती 14 अप्रैल को मनाते हैं। अगला है विश्व विरासत दिवस पूछे तो आपके विश्व विरासत दिवस एवं आजाद हिंद फौज दिवस मनाते हैं 18 अप्रैल को। पृथ्वी दिवस आपके 22 अप्रैल को। पुस्तक कॉपीराइट दिवस मनाते हैं 23 अप्रैल को। मलेरिया दिवस मनाते हैं 25 अप्रैल को। अगला क्वेश्चन आपके हमेशा पूछा जाता है विश्व श्रमिक दिवस, और श्रमिक दिवस मनाते हैं 1 मई को मनाते हैं। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं आपके 3 मई को। अगला क्वेश्चन राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस है आपका 11 मई को। नर्स दिवस मनाते हैं 12 मई को मनाते हैं। यहाँ पर अगला है विश्व परिवार दिवस, तो ये आपका है नहीं है, आतंक विरोधी ये हो सकता है। आतंकवाद विरोधी दिवस मनाते हैं 21 मई को मनाते हैं 21 मई को। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस आईएमपी है, याद रखिएगा 22 मई को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। और विश्व तंबाकू रोधी दिवस मनाते हैं 31 मई को। 2 गोला बना रहे हैं, इनको आपको नोट कर लीजिएगा। क्लियर है? यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया है, आपने पढ़ लिया है, बस आपको रिविजन हम करा रहे हैं। हमने बता दिया है कि आपने इसके पहले 25 बार पढ़ा होगा। जब भी एग्जाम देने जाते हैं तब आप दिवस पढ़ के जरूर गए होंगे, इसलिए इस क्लास में आप रिवीजन के उद्देश्य से जुड़िए। आप सोचिए कि इस क्लास से हम आपको रटा देंगे या इसी क्लास में बिल्कुल घोल के पिला देंगे, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पर आप रिवीजन कर सकते हैं इस क्लास के माध्यम से, ठीक है ना। यहाँ पर देखो दिया गया है आपसे विश्व पर्यावरण दिवस। पर्यावरण दिवस होता है आपके 5 जून को। रक्तदान अगर होता है तो 14 जून को होता है। योग दिवस याद रखिएगा 21 जून को होता है, याद रखिए योग दिवस वाला। सांख्यिकी दिवस आपका है 29 जून को। अगला है कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाते हैं, तो आपकी 11 जुलाई को, याद रखिएगा विश्व जनसंख्या। कारगिल स्मृति दिवस मनाते हैं 26 जुलाई को मनाते हैं। अगला दिया गया है कि विश्व प्राकृतिक संरक्षण या प्रकृति संरक्षण आपका 28 जुलाई को है। और अगर पूछे यहाँ पर अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं 12 अगस्त को मनाते हैं। याद रखिए भारत का युवा दिवस नहीं बात हो रही है, ये बात हो रही है अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस है। क्लियर है? अभी ऑप्शनल मिलेंगे, परेशान क्यों हो रहे हो? भारत में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया था? ऑप्शनल के चक्कर में पड़े रहे हो, यही कारण है कि ऑप्शनल को ही ढूंढते रहते हो और ऑप्शन को अपने दिमाग में घुसेड़ते रहते हो। यही कारण है कि एग्जाम में से आप लोगों से गलती होती है। सिर्फ ऑप्शन पढ़ना चाहते हो, अपने दिमाग को हैक करना चाहते हो कि हम 25,000 क्वेश्चन पढ़ लेंगे और इसके बाद हमारा सब काम हो जाएगा। थ्योरी में ज्यादा क्वेश्चन होते हैं, नोट्स नहीं है, ये थ्योरी है। और थ्योरी में जो हम आपको पढ़ा रहे हैं रिवीजन के लिए पढ़िए, नहीं तो क्लास के बाद पढ़ लीजिएगा।
अगर आपको दिक्कत हो रही है, जहां जहां ऑब्जेक्टिव मिले उतना पढ़ लीजिएगा, ये यूट्यूब में सर्च कर लीजिएगा, दिवस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर अगर रिवीजन करा रहे हैं तो रिवीजन के उद्देश्य से पढ़ो, ऑब्जेक्टिव के चक्कर में दुनिया पड़ी रहती है। ऑब्जेक्टिव से क्वेश्चन पास नहीं होगा, एग्जाम नहीं पास होगी, हमने आपको पहले बता दिया है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से जीवन नहीं तुम्हारा पार हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है भारत में स्वतंत्रता दिवस जानते हैं, ध्यानचंद मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन राष्ट्रीय खेल 29 अगस्त को मनाते हैं। यहाँ पे देखिए राधा कृष्णन के जन्मदिन पर शिक्षक दिवस ये 5 सितंबर को मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाते हैं 8 सितंबर को मनाते हैं। हिंदी दिवस वो भी भारत में मनाते हैं 14 सितंबर को मनाते हैं। अगला है ओजोन परत संरक्षण दिवस, आपके 16 सितंबर को, ये क्वेश्चन लगभग हर जगह पूछा भी गया है। यहाँ पर दिया गया है विश्व पर्यटन दिवस कब मनाते हैं, तो 27 सितंबर को मनाया जाता है, याद रखिएगा। क्लियर है। हाँ, अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया और आपसे कह रहा है कि अक्टूबर माह में कि अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस चल रहे हैं। हाँ, गांधी जी की लंगोटी याद करना, एक एक क्वेश्चन याद करना और कुछ क्वेश्चन याद करना। आपके दिमाग में अभी तक आया पेड एग्जाम में और क्वेश्चन आपको याद है कि नहीं याद है? 2023 में जो पेपर आया था इतना कठिन था, तो उसमें और क्वेश्चन याद है? नहीं याद होगा, मात्र एक ही याद होगा कि गांधी जी की लंगोटी कैसी थी। इसके अलावा कुछ अगर हम आपसे क्वेश्चन पूछे, एक भी क्वेश्चन बता नहीं पाओगे। यही पढ़ना और यही लिखे रहना, यही दिमाग में रख लेना और कुछ न रखना। ठीक है, चलिए। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस, इसको कोई जरूरत नहीं है। लाल बहादुर शास्त्री जयंती आपके 2 अक्टूबर है। गांधी जयंती आपकी 2 अक्टूबर है। विश्व शिक्षक दिवस पूछे तो आपकी 5 अक्टूबर बनेगा। यहाँ पर देखो वायुसेना दिवस पूछा गया है तो आप कहेंगे सर 8 अक्टूबर हो जाएगा। और विश्व डाक दिवस पूछे तो आप कहेंगे 9 अक्टूबर को डाक दिवस मनाते हैं। विश्व विद्यार्थी दिवस है ना, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के जन्म दिवस आपकी 15 अक्टूबर को मनाते हैं। विश्व खाद्य दिवस याद रखिए 16 अक्टूबर होगा। संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाते हैं तो आपकी 24 अक्टूबर को मनाते हैं। राष्ट्रीय एकता दिवस मनाते हैं 31 अक्टूबर को। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन पर 14 नवंबर को मनाया जाता है। यहाँ पर अगला है विश्व मधुमेह दिवस, है ना, ये जो आपको मनाते हैं 14 नवंबर को मनाते हैं। जो शुगर होता है, शुगर डे, ये मधुमेह डे, ये आपका 14 नवंबर है। राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस है 17 नवंबर में। विश्व शौचालय दिवस आपको याद रखना है 19 नवंबर में। अगला दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है, अगला क्वेश्चन दिया है राष्ट्रीय विधि दिवस आप मनाते हैं, है ना, ये कानून दिवस जो मनाते हैं ये 26 नवंबर को मनाते हैं। विश्व एड्स दिवस मनाते हैं 1 दिसंबर को। राष्ट्रीय विकलांगता दिवस मनाते हैं 3 दिसंबर को। और नौसेना दिवस कब मनाते हैं? 4 दिसंबर को। सशस्त्र बलों के लिए झंडा दिवस आपका 7 दिसंबर है। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार है आपके 10 दिसंबर को। विश्व बाल कोष दिवस मनाते हैं 11 दिसंबर को, इसका जरूरत नहीं है। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस आपकी 14 दिसंबर हो जाएगा। ठीक है, दिसंबर की बात हो रही है। चौधरी चरण सिंह के जन्मदिन पर किसान दिवस आपको 23 दिसंबर को मनाते हैं। और राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाते हैं 24 दिसंबर को। अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म दिवस मनाते हैं 25 दिसंबर को मनाते हैं। तो ये रही बात आपके दिसंबर माह से, अर्थात यहाँ पर आपके दिवस से रिलेटेड हो गया। रिवीजन करने के उद्देश्य से जुड़े हैं तो एक बार इसको रिवीजन और कर लीजिएगा। बाकी ऑब्जेक्टिव पढ़ना है तो आपको ढेर सारी यूट्यूब में वीडियो मिलेंगे। हमारे प्लेलिस्ट में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाएंगे। और इतिहास के पढ़ना है तो इतिहास पढ़िए, ज्योग्राफी पढ़ना है ज्योग्राफी पढ़िए। कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जिसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के आपकी वीडियो ना बने हो, है ना, तो रिवीजन उसको बार कर सकते हैं। बाकी अगर सुपर फास्ट तरीके से करना है तो आप इस वीडियो को देख लीजिएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ से अगर हम बात करते हैं तो देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ की जो स्थापना की गई थी ये आपकी 24 अक्टूबर 1945 में की गई। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र में कुल सदस्यों की संख्या लगभग 193 है। 193 नंबर का जो सदस्य देश बना था दक्षिणी सूडान आपका है। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय पूछा जाए तो आपके सर यहाँ पर न्यूयॉर्क जो कि अमेरिका में है। संयुक्त राष्ट्र संघ की जो कार्यकारी जो भाषाएं हैं वो आपकी अंग्रेजी और आपकी फ्रेंच हो जाएंगी। संयुक्त राष्ट्र में अन्य किन भाषाओं को मान्यता दी गई है तो याद रखिएगा यहाँ पर जैसे आपका चीनी है, रसियन है, अरबी है और आपकी स्पेनिश है, इनको यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर अगला दिया गया है संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी भाषण देने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन थे तो याद रखिएगा संयुक्त राष्ट्र में हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति अटल बिहारी वाजपेयी आपका हो जाएगा। क्लियर है। हाँ, अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया और आपसे कह रहा है कि विश्व की लघु संसद किसे कहते हैं तो विश्व की लघु संसद कहते हैं संयुक्त राष्ट्र के महासभा अंग को कहते हैं, अर्थात जो संयुक्त राष्ट्र में महासभा है इसको कहते हैं लघु संसद कहते हैं। सुरक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य हैं तो आप कहेंगे 15 सदस्य हैं, जिसमें 5 स्थायी होते हैं और 10 आपके अस्थायी होते हैं। यहाँ पर दिया गया है कि संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी सदस्य कौन है? रूस है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, अमेरिका है और आपका चीन है। अगला दिया गया है संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में सबसे अधिक बार वीटो का प्रयोग किसने किया है तो याद रखिए सबसे अधिक बार वीटो प्रयोग किया है सोवियत संघ के द्वारा हुआ है। संयुक्त राष्ट्र संघ की आर्थिक और सामाजिक परिषद में कुल कितने सदस्यों की संख्या है तो आपके 54 हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ के दिन प्रतिदिन के कार्यों को कौन सा अंग पूरा करता है तो ये जो आपका होता है सचिवालय, ये पूरा करता है जो दिन प्रतिदिन के आपके क्या होते हैं कार्य होते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का जो प्रधान न्यायिक अंग है वो आपका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना 1946 में नीदरलैंड में की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी है तो आपकी 19 है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कितने वर्ष के लिए की जाती है। चलिए, एग्जाम के समय बच्चे सोचा करते हैं कि चलो एक क्लास में सब कुछ हो जाएगा। अगर पहले से रिवीजन पढ़े होते हैं तो रिवीजन एग्जाम के समय होता है। एग्जाम के समय आप सोचो कि हम पढ़ के पेपर निकाल लेंगे तो पेपर आपका नहीं निकलेगा, हालांकि 2-4-5 नंबर से रह जरूर जाएगा, ये 100% आपका है। अगर आप मेहनत करके होते हैं तो वही 2-4-5 नंबर बढ़ जाते हैं और आप एग्जाम पास हो जाते हैं। तो आपके दिमाग में यही होता है ना कि एग्जाम के समय पढ़ लेंगे, एग्जाम डेट आ जाए, बस यही दिमाग में होता है कि एग्जाम डेट आ जाए हम बिल्कुल तन मन धन से लग जाएंगे और एग्जाम डेट आती है 4-5 दिन में पेपर हो जाता है। यहाँ पर देखो दिया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कितने 9 वर्ष में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की जो सरकारी भाषा है वो अंग्रेजी और फ्रेंच है। भारत के कौन से न्यायाधीश अभी तक अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में सेवा कर चुके हैं?
बेनेगल रामराव है, नागेंद्र सिंह है, रघुनंदन पाठक है और यहाँ पर दलवीर भंडारी है। ये क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आ जाए तो कोई भी क्वेश्चन यहाँ पर, कोई भी व्यक्ति यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर सही नहीं कर सकता है इसका, है ना। कहेंगे किसी ने नहीं पढ़ाया है, किसी ने नहीं पढ़ाया, लेकिन अगर हमने यहाँ पर ये पढ़ाया तो ये हर चीज़ आपको मिल रहे होंगे, लेकिन आपको याद थोड़ा होंगे, याद नहीं हो सकती हैं, क्योंकि इसके पहले आपने पढ़ा नहीं है, आप रिवीजन की क्लास में है, रिवीजन की क्लास में ये सब चीज़ों को आप हटाते चले जाएंगे। जो आपका आ रहा होता है उसको दिमाग में भरेंगे, जो आपका कठिन होगा उसके कहेंगे सर ये नहीं आएगा, हटाइए हटाइए हटाइए। और अगर पहले से तैयारी कर रहे होते हैं तो ये सब चीज़ों को आप ध्यान देंगे कि बेनेगल राव थे, रामराव थे, नागेंद्र सिंह थे, रघुनंदन पाठक थे और दलवीर भंडारी हैं, तो ये एग्जाम के समय आपको याद रहते हैं। यहाँ पर अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय तो आपके जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। श्रमिकों की, देखिए इस क्वेश्चन को समझिएगा कि श्रमिकों की स्थिति में सुधार, उनके जीवन स्तर को उन्नत करना, इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है कि इसका तो अंतर्राष्ट्रीय जो श्रम संगठन है इसका मुख्य उद्देश्य होता है कि स्थिति में सुधार किया जाए, उनके जीवन स्तर को उन्नत किया जाए। अगला देखो यहाँ पर दिया गया है कि भैया अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन की स्थापना की गई थी 1994 में और अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन का मुख्यालय आपके मॉन्ट्रियल जो कि आपके कनाडा में है। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन का मानदंड, नियम और समस्याओं का निराकरण जो संगठन है वो अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन होगा। खाद्य की अगर बात करते हैं कि संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन की स्थापना 1945 में की गई थी। संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन का मुख्यालय कहां पर, रोम जो कि आपके इटली में है। और अगला आपसे यहाँ पर दिया गया है कि भैया संयुक्त राष्ट्र खाद्य कृषि संगठन का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो ये क्वेश्चन पूछा भी गया था। संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन का उद्देश्य है विश्व भर में कृषि और पोषण स्तर में सुधार कर जीवन स्तर को बढ़ाना, यही है खाद्य कृषि और संगठन का मुख्य उद्देश्य है। अब ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। यहाँ पर दिया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब की गई थी। चलिए, जब पढ़ा रहे होते हैं तब बच्चों को याद आता है कि कौन सी किताब आप पढ़ा रहे हैं, लेकिन जब हम प्रमोशन कर रहे होते हैं तो कहते हैं सर जी आप प्रमोशन कर रहे हैं, और उन्हीं प्रमोशन करने वाली बुकों जो हमको भेजी जाती हैं, हाँ कि ये प्रमोशन कर दीजिएगा, बच्चों को बता दीजिएगा, उन्हीं से हम क्वेश्चन लेके पढ़ाते हैं। तब तो कहेंगे सर जी आप तो प्रमोशन कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखो लिखा है यूपीआरएमएल, यहाँ पर लिखा है एसएससी, लेकिन आता तो आपके सब एग्जाम में है, तो उस समय कहेंगे प्रमोशन कर रहे हैं, लेकिन जब एग्जाम के समय पढ़ रहे होते हैं तो कहते हैं सर जी मटेरियल बड़ा अच्छा है। तो मटेरियल जब टीचर ढूंढ के निकालता है पूरी किताब से तब वो मटेरियल अच्छा होता है, वो पीडीएफ अच्छी होती है ना। बुक में सब कुछ होता है, बस ढूंढ कर निकालने वाला वो टीचर ही होता है जो निकाल कर आपको पढ़ा सकता है। क्लियर है। तो बुक मत देखिए, आप देखिए कि क्लास में हम जो कंटेंट देख रहे हैं उसको आप पढ़ते जाइएगा, क्योंकि टीचर के पास 50 बुक होंगे और उन बुकों से ढूंढ के निकाल के पढ़ाते हैं। तो इसलिए बुक पर ध्यान ना दिया करें, मार्केट में जो बुक आपको अच्छी लगती है देखा करिए, उसको आप लिया करिए। यहाँ पर देखो दिया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का आज मुख्यालय है वाशिंगटन, आपके डीसी, आपके अमेरिका में है। देखो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और भुगतान को प्रोत्साहन, सदस्य देशों की आर्थिक उन्नति में मदद करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय तंत्र को मजबूती प्रदान करना, ये किस संगठन का उद्देश्य है। ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे। ऐसे क्वेश्चन देखो अभी पूछा गया था, ये वाला पूछा गया था। अब ये नहीं पूछा गया था कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है, ये नहीं पूछा गया था, ये पूछा गया था जब पेपर कठिन होता है तब ये ऐसे क्वेश्चन आपके बनते हैं। पूछा जाता है कि जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ऑप्शन में दिया होगा कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष दिया होगा, बोलेगा कि ये काम किसका है, अंतर्राष्ट्रीय ये नहीं लगाएगा, ये पूछेगा प्रोत्साहन, मतलब अंतर्राष्ट्रीय भुगतान को प्रोत्साहन, सदस्य देशों को आर्थिक उन्नति में मदद करना, अंतर्राष्ट्रीय तंत्र को मजबूती प्रदान करना, ये किस संगठन को उद्देश्य है। तब ऑप्शन में आपको लिखा होगा विश्व बैंक हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष होंगे और भी आपके लिखे होंगे। तो याद रखिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का है, पूछा भी गया था। अगला है विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी। विश्व बैंक की स्थापना आपकी 1945 में। विश्व बैंक का मुख्य कार्यालय कहां पर है, मुख्यालय मतलब वाशिंगटन डीसी में है। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो दिया गया है, जो कि आपसे ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। देखो आपसे कह रहा है यहाँ पर क्वेश्चन है, उत्पादन तथा विकास प्रोत्साहन के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूंजी के विनिमय को प्रोत्साहन करना, ये किस संगठन का उद्देश्य है। याद आया, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि उत्पादन और विकास प्रयोजनों के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूंजी के विनिमय को प्रोत्साहन करना, ये किस संगठन का उद्देश्य है। तो ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था, याद रखिए विश्व बैंक का कार्य है। ये जो लिखा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूंजी के विनिमय, और पूंजी जो करेगा वो आपका विश्व बैंक वाला करेगा। अगला है अंतर्राष्ट्रीय सामुद्रिक व्यापार संगठन 1948 में। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार संगठन का मुख्यालय आपके लंदन, ब्रिटेन में है। नौ परिवहन के क्षेत्र में सुधार, नियम निर्धारण और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में वृद्धि करना एक संगठन का है, तो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार संगठन है। अब आप कहेंगे कि यूपी पुलिस का पेपर कठिन है या सरल है, तो आपका यूपी पुलिस का जो पेपर है वो है ही नहीं है, क्योंकि यूपी पुलिस के पेपर में सिलेबस में दिया गया था आप लोगों के लिए यहाँ पर क्या पुलिस रिलेटेड प्रणाली दी गई थी। 13 क्वेश्चन पिछली बार पूछे गए थे, इस बार पूछा गया है नहीं पूछा गया है। इसमें अब किसकी कमी है, हमारी कमी है या पढ़ाने वाले टीचरों की कमी है या इंटरनेट की कमी है या बुकों की कमी है, किसकी कमी रही। तो ये कमी आयोग की है भाई, ये कमी टीचरों पर मत लादा करिए कि आपने तो बहुत पढ़ा दिया, मानसिक अभिरुचि इतनी क्लासें दे दिया है ना, इतने बच्चे लाइव रहते थे, अब इसमें से किसकी कमी बताई जाए। टीचर की कमी बताओगे क्या भाई, ये तो आयोग की कमी हो गई कि नहीं हो गई। चलिए यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया, विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना तो आपके सर 1948 में यहाँ पर की गई थी विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना। वैश्विक स्थानों में उपनाम आपसे पूछा गया है कि भैया वैश्विक स्थानों को उपनाम आपसे कह रहा है कि पवित्र भूमि किसे कहते हैं, एरूशलेम को कहते हैं। यूरोप का रोगी किसे कहते हैं, तुर्की को कहते हैं। यूरोप का अखाड़ा कहते हैं विलियम को। 7 पहाड़ियों का नगर कहते हैं रोम को। एम्पायर सिटी कहते हैं आपके न्यूयॉर्क को। और स्वर्णिम द्वार का शहर कहते हैं सैन फ्रांसिस्को को। देखो क्वेकर सिटी कहते हैं आपके फिलाडेल्फिया को। एंडीज की जो मोती है उसे कहते हैं क्यूबा को। आंसुओं का द्वार कहते हैं आपके बाब एलमंडेब जलसंधि को।
निषिद्ध का शहर कहते हैं लहासा जो तिब्बत में है। नील नदी का वरदान जो कहते हैं मिस्र को। लौंग का द्वीप किसे कहते हैं? जंजीबार को। चीन का सुख कहते हैं हांगहो नदी को। मोतियों का द्वीप कहते हैं किसको? तो आपके बहरीन को। भूमध्य सागर की कुंजी कहते हैं जिब्राल्टर जलसंधि को। विश्व की रोटी की टोकरी कहते हैं प्रेरी घास के मैदान जो कि उत्तरी अमेरिका में है। पीली नदी कहते हैं हांगहो नदी को। कंगारुओं का देश कहते हैं ऑस्ट्रेलिया को। और प्रातःकालीन शांति की भूमि कहते हैं आपकी कोरिया को कहते हैं। यहाँ पर देखो अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है प्राकृतिक स्थल, जैसे कि काजीरंगा नेशनल पार्क है आपके कहां पर है? तो आपके असम में है। कहां पर है? असम में है। मानस वन्यजीव अभ्यारण्य आपके असम में है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान आपके कहां पर है? राजस्थान में है। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? आपके पश्चिम बंगाल में है। नंदा देवी फूलों की घाटी ये आपके कहां पर है? तो आपके उत्तराखंड में है। पश्चिमी घाट कहां पर है? तो आपकी कर्नाटक, केरल और गोवा में इसका विस्तार देखने को मिलता है। और महान हिमालय राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? तो आपकी हिमाचल प्रदेश में है। याद रखिएगा कि मिश्रित स्थल है, मिश्रित स्थल है जो कि आपकी कंचनजंगा नेशनल पार्क है, या आपके सिक्किम में आपका है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय स्थलों के उपनाम आपसे पूछा गया है, और एक क्वेश्चन यहाँ से आपका पूछा गया था कल की क्लास में, कल के एग्जाम में। कह रहा है स्वर्ण मंदिर का जो शहर कहते हैं वो आपके अमृतसर को। मसालों का बगीचा आपके केरल को कहते हैं। भारत का स्विट्जरलैंड कहते हैं, कश्मीर को कहते हैं। 5 नदियों की भूमि कहते हैं आपके पंजाब को। 7 टापुओं का शहर आपके मुंबई को। उत्तर भारत की अर्थव्यवस्था का मेरुदंड किसे कहते हैं? तो उत्तर भारत की अर्थव्यवस्था का मेरुदंड गंगा नदी को कहते हैं। कृषि मत लगाइएगा। उत्तर भारत की अर्थव्यवस्था का मेरुदंड आपकी गंगा नदी है। यहाँ पर गंगा नदी है तो भैया इसीलिए आप कहीं ना कहीं इस पर फोकस कर दिया गया है। भारत का बगीचा कहते हैं बेंगलुरु को। भारत का रत्न किसे कहते हैं? सॉरी, कर्नाटक का रत्न कहते हैं मैसूर को। राजस्थान का प्रवेश द्वार कहते हैं भरतपुर को। पर्वतों की रानी कहते हैं मसूरी को जो उत्तराखंड में है। इस्पात नगरी कहते हैं जमशेदपुर को कहते हैं। भारत का हॉलीवुड कहते हैं आपकी मुंबई को। पूर्व का स्कॉटलैंड कहते हैं शिलांग जो कि मेघालय में है। और पूर्व या भारत का पेरिस कहते हैं आपके जयपुर को। राजस्थान का गौरव कहते हैं चित्तौड़गढ़ को। फूलों की डलिया कहते हैं आपकी हिमाचल प्रदेश को। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहते हैं आपके कानपुर को। और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहते हैं आपकी कोयम्बटूर को कहा जाता है। यहाँ पर देखो दिया है भारत का मैनचेस्टर, तो आप कहेंगे सर भारत का मैनचेस्टर कौन है? आपका अहमदाबाद है। दक्षिण का कश्मीर कहते हैं आपके केरल को। याद रखिए दक्षिण कश्मीर कहते हैं केरल को। भारत का पिट्सबर्ग कहते हैं जमशेदपुर को। ईश्वर का निवास स्थान कहा जाता है प्रयागराज को। भारत का प्रवेश द्वार कहते हैं गेटवे ऑफ इंडिया जो कि आपके मुंबई में है। क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि भैया जो मुंबई है ना, ये जो आपका है कहां पर? मुंबई में है, गेटवे ऑफ इंडिया। अगला है ब्लू माउंटेन के नाम से। एक क्वेश्चन ऐसा आया था ब्लू माउंटेन, शायद आपका ऐसे क्वेश्चन था व्हाइट माउंटेन या ऐसे कुछ करके आया था। देखो ब्लू माउंटेन के नाम से कौन प्रसिद्ध हैं? तो ये फोंगपुई है जो कि आपके मिजोरम में है। नवाबों का शहर लखनऊ है। मंदिरों का शहर वाराणसी है। और झीलों का शहर आपका श्रीनगर हो जाएगा। भारत में जुड़वां शहर कहा जाता है आपके हैदराबाद। पॉइंट आपका आ गया है संविधान के स्रोत से। और देखा जाए तो आपके सर ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है? समवर्ती सूची ली गई है। व्यापार और वाणिज्यिक स्वतंत्रता भी आपके ऑस्ट्रेलिया से है। और संसद की दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक होती है वो भी ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। कनाडा से क्या लिया गया है? तो देखिए कनाडा से एक मजबूत केंद्र के साथ जो संघ है, अवशिष्ट शक्तियां हैं है ना, केंद्र में निहित होती हैं। केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति होती है। और सर्वोच्च न्यायालय का जो सलाहकार क्षेत्र है वो आपकी कनाडा से लिया गया है। अगला है आयरलैंड में, तो आपके नीति निदेशक तत्व दिए गए हैं। राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन है। राष्ट्रपति की चुनाव की जो विधि है वो आपके आयरलैंड से ली गई है। जापान से लिया गया है कानून द्वारा प्रतिस्थापित प्रक्रिया। रूस से क्या लिया गया है? तो मौलिक कर्तव्य है। प्रस्तावना में न्याय के आदर्श हैं। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक है ना, जो पंचवर्षीय योजना है वो आपकी रूस से ली गई है, याद रखिएगा। अगला है कि इंग्लैंड से, तो देखिए इंग्लैंड से लिया गया था कानून से रिलेटेड, जैसे संसदीय सरकार है, कानून का शासन दिया है, विधायी प्रक्रिया है, एकल नागरिकता आपकी इंग्लैंड से ली गई है। अगला दिया है संविधान के स्रोत। अगर पूछे तो आपके देखा जाए तो यह कैबिनेट प्रणाली है, विशेषाधिकार रीट है, संसदीय है, द्विसाधनिक व्यवस्था आपकी है। ये किसके बारे में भाई? नहीं, अच्छा इसके बारे में। अमेरिका से देखिए, अमेरिका से हो गया क्या? तो अमेरिका से देखिए मौलिक अधिकार है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता है, न्यायिक समीक्षा अर्थात न्याय से रिलेटेड जो भी होगा वो यहाँ पर क्या हो जाएगा? चलिए देखो यहाँ पर दिया है न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक समीक्षा है, राष्ट्रपति पर महाभियोग है। यहाँ पर देखिए उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाना और उपराष्ट्रपति का जो पद होता है ये क्या होता है? अमेरिका से लिया गया है, याद रखिएगा। क्लियर है? यहाँ पर आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर दिया है जर्मनी, और जब जर्मनी दिया है तो जर्मनी से क्या लिया गया है? तो जर्मनी से लिया गया है आपातकाल। क्या लिया गया है? जर्मनी से लिया गया है, यहाँ पर आपके आपातकाल लिए गए हैं। यहाँ पर देखिए दिया है भारतीय संविधान में जो संशोधन की प्रक्रिया है, भारतीय संविधान में जो संशोधन की प्रक्रिया है वो कहां से ली गई है? तो आपके दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। कहां से ली गई है? दक्षिण अफ्रीका से। राज्यसभा के सदस्यों का जो चुनाव होता है, राज्यसभा के जो सदस्यों के चुनाव होता है ये कहां से होता है? तो आप कहेंगे सर ये भी कहां से है? तो दक्षिण अफ्रीका से है। कहां से है? दक्षिण अफ्रीका से हो जाएगा, ठीक है ना। अगला पॉइंट आपसे कह रहा है कि भैया गणतंत्र जो लिया गया है, गणतंत्र ये कहां से है? तो आपकी फ्रांस से। प्रस्तावना में जो स्वतंत्रता है, समानता है, बंधुत्व के आदर्श हैं। याद रखिए ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था, ये पूछा जाता है हमेशा। ये पूछेगा स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा जो लिया गया है कहां से लिया गया है? याद रखिए क्वेश्चन पूछेगा कि जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा है कहां से लिया गया है। या सीटेट एग्जाम में भी क्वेश्चन आपका पूछा गया था, याद रखिएगा। तो याद रखिए यहाँ पर जब भी पूछे स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा ये कहां से है? तो आपकी ये फ्रांस से आपका है। जीएसटी भी है, वैट भी है आपके कहां से? तो आपकी फ्रांस से हो जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया और आपसे कह रहा है कि जो आपके मूल अधिकार हैं, समानता का अधिकार 14 से 18 होते हैं, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 होते हैं,
शोषण के विरुद्ध अधिकार आपका देखिए 23 से 24 हो जाएगा। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार आपके 25 से 28 होंगे। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार आपके 29 से 30 हो जाएंगे। और संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है वो आपका 32 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 32 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, विश्व की प्रमुख जनजातियां हैं। एक क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिला था। देखिए बुशमैन जनजाति कहाँ मिलती है? कालाहारी मरुस्थल में, जो कि बोत्सवाना मेन जगह आपकी है। यहाँ पर देखा जाए मसाई जनजाति कहाँ पर है? तो मसाई जनजाति आपकी पूरी अफ्रीका था जो कीनिया में है। यहाँ पर देखो फुलानी जनजाति पश्चिमी अफ्रीका में। एस्किमो पूछेगा तो एस्किमो आपकी ग्रीनलैंड और कनाडा में है। यहाँ पर किर्गिज जनजाति जो आपकी है मध्य एशिया में पाई जाती है। यहाँ पर देखिएगा आपका पिग्मी जनजाति, तो पिग्मी जनजाति आपकी कांगो बेसिन में। निग्रो जनजाति मध्य अफ्रीका में है। रेड इंडियन आपके कहाँ पड़ते हैं? तो आपकी अमेरिका में पड़ते हैं। पपुआ न्यूगिनी में आपका न्यूगिनी है। और वहीं पर देखा जाए तो आपसे बद्दू, यहाँ पर एक दो रह गई हैं, जैसे एनु जनजाति आपकी जापान में पाई जाती है। माओरी जनजाति आपकी न्यूजीलैंड में पाई जाती है। ठीक है। और यहाँ पर आपका कौन सा है? मेसांग जनजाति आपकी मलेशिया में है। ठीक है। और इसके बाद आपका कौन बचा? और कोई नहीं है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, भारत के प्रमुख वन्यजीव अभ्यारण्य। देखिए दुधवा राष्ट्रीय उद्यान आपके उत्तर प्रदेश में है। यहाँ पर चीता, भालू, गिर, नीलगाय जी आपके मिलते हैं। यहाँ पर देखिए राष्ट्रीय मानस उद्यान कहाँ पर है? असम में है। तानसा अभ्यारण्य आपकी कहाँ पर है? तो आपकी असम में है। यहाँ पर देखा जाए चंद्रबड़ा अभ्यारण्य आपके उत्तर प्रदेश में है। जिम कार्बेट कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। और यहाँ पर देखिए राजाजी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो आपके उत्तराखंड हो जाएंगे। ठीक है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया देश संबंधी सीमा। रेड क्लिफ रेखा जिसका निर्धारण हुआ था 15 अगस्त 1947 को, ये भारत और पाकिस्तान के बीच आपकी जाती है ना। अरे साइबर वाले क्वेश्चन करा दिया, आप लेट आए हैं है ना। क्लास की स्टार्टिंग से फिर देखिएगा। अब जब आप आएंगे तब आपको साइबर वाले थोड़े क्वेश्चन पढ़ाएंगे। कहते हैं ना शादी के समय जब ढोल मजाड़े बजने लगते हैं तो आपको फिर कढ़ी चावल भी नहीं मिलते हैं। उस समय अपनी व्यवस्था आपने खुद करके आइएगा, इसलिए टाइम से आप आते तो आपको मिल जाते। ठीक है। आपको स्टार्टिंग में साइबर वाले क्वेश्चन करा दिए गए हैं। ठीक है। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भैया मैक मोहन रेखा और मैक मोहन रेखा की बात करते हैं तो इसका निर्धारण आपके 27 अप्रैल 1914 को किया गया था। ये भारत और चीन के मध्य आपका है। भारत और चीन के मध्य है। अगला है डूरंड रेखा, और डूरंड रेखा की बात करते हैं तो भारत और अफगानिस्तान के मध्य होती है। यहाँ दिया गया है 38वीं जो समांतर रेखा है उत्तरी और दक्षिणी कोरिया के मध्य की जाती है। 49वीं जो समांतर रेखा है वो संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच रेखा बनाती है। 17वीं समांतर रेखा उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम के बीच जाती है। और मैग्नीकाट रेखा है वो आपकी फ्रांस और जर्मनी के मध्य आपकी जाती है। ठीक है। चलिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, भैया आपसे क्वेश्चन आ गया है द्वीपों पर सर्वोच्च विश्व की जो सर्वोच्च चोटी है। एक क्वेश्चन आपसे यहाँ से पूछा गया था है ना। देखो दिया गया है एशिया में सबसे ऊंची चोटी आपकी एवरेस्ट है। उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी आपकी माउंट मैकिनले है। दक्षिणी अमेरिका की चोटी आपकी है माउंट एकांगुआ है। यूरोप की ऊंची चोटी है माउंट एल्ब्रुस हो जाएगा। और वहीं पर देखा जाए अफ्रीका की कौन है? तो अफ्रीका की चोटी है माउंट किलिमंजारो, जिस पर देखा जाए तो भारतीय सेना ने यहाँ पर इस बार को झंडा लहराया है। इस बार को यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया की राजधानी ऑस्ट्रेलिया का सबसे ऊंचा जो आपका पॉइंट है वो है माउंट कासिक्यू है। और अंटार्कटिका सबसे ऊंचा पर्वत है आपका विल्सन मेसिप। क्या है? विल्सन मेसिप हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है घास के मैदान। देखिए विल्ड घास के मैदान कहाँ है? तो आपके दक्षिण अफ्रीका में है। सिलवास के घास के मैदान दक्षिण अमेरिका में मिलेंगे। पंपास घास के मैदान दक्षिण अमेरिका के अर्जेंटीना में मिलते हैं। स्टेपीज घास के मैदान यूरेशिया में है। अगर पूछे कि स्टेपीज घास के मैदान कैसे हैं तो आप कहेंगे सर ये शीतोष्ण कटिबंधीय मैदान है। डाउन्स घास के मैदान आपको ऑस्ट्रेलिया में मिलेंगे। कैंपास आपको मिलेंगे आपके ब्राजील में। अंटार्कटिका में कैसे मिलेंगे? तो अंटार्कटिका में दोस्तों याद रखिएगा विंसिप मैसिप। लानोस घास के मैदान आपको मिलेंगे आपके दक्षिण अमेरिका में, वेनेजुएला में। प्रेरी आपको उत्तरी अमेरिका में। और सवाना जो उष्णकटिबंधीय आपके घास के मैदान है ये पूर्वी अफ्रीका में आपको मिलते हैं। ठीक है। आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन दिया गया है चक्रवात दिया और उसकी स्थान पूछा गया है। यहाँ पर एक क्वेश्चन आपका आया था, शायद ये पूछा गया था हरिकेन जो आपका ये है क्या? तो याद रखिए ये क्या है? चक्रवात है। जो हरिकेन है चक्रवात है ये संयुक्त राज्य अमेरिका में है। क्योंकि दो प्रकार, एक तो हवाएं चलती हैं है ना, और एक होते हैं चक्रवात होते हैं। तो जो हरिकेन है ये चक्रवात है आपके संयुक्त राज्य अमेरिका में आता है। विली विली चक्रवात आपके ऑस्ट्रेलिया में आता है। टाइफून जो आता है चीन में। चक्रवात बोलते हैं अपने भारत में। और बागियो बोलते हैं फिलीपींस में बोलते हैं। यहाँ पर देखो टारनेडो, ये टारनेडो जो आते हैं वो आपके कैरिबियन सागर में आते हैं। यहाँ पर आते हैं कुछ प्रशांत महासागर की जो आपकी जलधाराएं हैं। एक तो गर्म जलधारा होती है और किसी भी में आपकी ठंडी जलधारा भी होती है। यहाँ पर दिया है उत्तरी विषुवत रेखा धारा है ना, उत्तरी विषुवत रेखा। इस बात याद रखिए जो विषुवत रेखा के पास से धारा जाती है, एक बात समझ लीजिएगा हमारी बात को, इससे बहुत क्वेश्चन आपके सॉल्व होंगे। मतलब ये जो रेखा आपकी जा रही है ना, यहाँ पर ऐसे ना बनाएं, आपको थोड़ा सा बता दें इससे गड़बड़ी नहीं होगा। देखो ये रेखा कैसी है? ये आपकी विषुवत रेखा है। ठीक है, विषुवत रेखा है। यहाँ पर ये कर्क रेखा आपकी है और ये कैसी है? आपकी मकर रेखा है। जो रेखाएं, जो भी धाराएं यहाँ से होके जाती हैं, यहाँ से होके जाती हैं, ये धाराएं आपकी गर्म धाराएं होती हैं। क्या होती हैं? गर्म धाराएं आपकी होती हैं। और जो धाराएं यहाँ से अर्थात देखा जाए जो आपकी इधर से होके आती हैं, ऐसे ध्रुवीय क्षेत्रों से आती हैं, वो धाराएं आपकी ठंडी होती हैं। वो धाराएं क्या होती हैं? ठंडी होती हैं। और जहां पर ठंडी धाराएं और गर्म धाराएं मिलती हैं, यहाँ पर मछली बहुत ज्यादा मात्रा में पकड़ी जाती है, याद रखिएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर विषुवत रेखी धारा है तो आपकी गर्म धारा है। दक्षिण विषुवत रेखी धारा है तो आपकी गर्म धारा है। क्यूरोसियो धारा जो आपकी है वो भी क्या है? तो आपकी गर्म धारा है। यहाँ पर देखा जाए उत्तरी प्रशांत धारा आपकी है ना, अलास्का की धारा, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया जल धारा, और यहाँ पर एल्निनो धारा और सुमिसा जल धारा। ये आपके होंगे। एल्निनो पूछा जाता है कभी कभी, इनमें ज्यादा नहीं पूछा जाएगा। यहाँ पर ज्यादा पूछा जाता है हम्बोल्ट।
हम्बोल्ट की जो आपकी है, याद रखिए, ठंडी जलधारा पूछी जाती है, हम्बोल्ट धारा या पेरू की धारा, कैलिफोर्निया की धारा, है ना, ये सब आपको ऊपर पड़ेंगी। और यहाँ पर देखो आपके दिया गया है क्यूराइल धारा या ओरेसियो जलधारा, ये आपकी पूछी जाती है। तो याद रखिएगा ये क्वेश्चन आपको याद रखना है, हम्बोल्ट की धारा आपकी ठंडी धारा होती है, ये प्रशांत की आपकी जलधारा थी। और अगर पूछे हिंद महासागर में तो अलगुहास की धारा कैसी है, जल जो आपकी है गर्म जलधारा है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में आपकी ठंडी जलधारा मिलेगा। मोजाम्बिक की धारा कैसी है, गर्म है। दक्षिण विषुवत रेखी है तो गर्म है। मेडागास्कर जल आपकी होगी तो आपकी गर्म जलधारा आपकी होगी। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, आपसे दिया है अटलांटिक महासागर में, तो विषुवत रेखा दिया है, गर्मधारा हो जाएगा। विषुवत रेखा है, गर्मधारा हो जाएगा। ब्राजील देखो इसी जगह लगभग बसा है तो आप कहेंगे गर्मधारा होगा। लेकिन अगर पूछे लेब्राडोर की जलधारा ठंडी है, बेगुला की धारा कैसी है, ठंडी है। भाई बगुला जो होता है वो पानी, ठंडे पानी में भी रहता है, तो बगुला भी क्या होगा, ठंडी जलधारा में होगा। कनारी की धारा, फाकलैंड धारा और अंटार्कटिका धारा कैसी है, तो आपकी ठंडी है। लेकिन आपसे पूछता है गल्फ स्ट्रीम, गल्फ मतलब होता है गर्म, ऐसे याद रखिएगा, तो ये गर्म जलधारा है। विषुवती रेखा गर्म होगा, ब्राजील तो आपकी है ही है। ठीक है, ये पॉइंट आपके कवर हुए। आते हैं पुरस्कार और क्षेत्र से। भैया एक क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि भैया नोबेल पुरस्कार जो दिया जाता है कितने क्षेत्रों में, तो आप कहेंगे सर 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं। कितने क्षेत्रों में, 6 क्षेत्रों में आपके दिए जाते हैं। साहित्य है, संस्कृत है, चिकित्सा है, भौतिक है, रसायन देखो 1901 से देना शुरू हुआ, और अर्थशास्त्र के लिए 1969 से स्टार्टिंग हुई थी। ऑस्कर पुरस्कार फिल्म क्षेत्र में से 1929 से स्टार्टिंग हुई थी। मान बुकर पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में 1969 से हुआ था। पुलित्जर पुरस्कार आपके पत्रकारिता में दिए जाते हैं। कलिंग पुरस्कार आपके विज्ञान के क्षेत्र में। भारत रत्न आपकी कला साहित्य, है ना, यहाँ पर विज्ञान जनसेवा के लिए दिया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य क्षेत्र में। सरस्वती सम्मान साहित्य के क्षेत्र में। व्यास सम्मान साहित्य के क्षेत्र में। ग्रैमी पुरस्कार आपके संगीत के क्षेत्र में। दादा साहब फाल्के पुरस्कार फिल्म के क्षेत्र में। रमन मैग्सेसे अवार्ड सरकारी सेवा, जन सेवा, साहित्य पत्रकारिता अंतर्राष्ट्रीय समझ के क्षेत्र में रमन मैग्सेसे कहते हैं, जिसे एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन कि ध्यानचंद पुरस्कार, ये खेलों में जीवन भर की उपलब्धि के लिए ध्यानचंद पुरस्कार दिया जाता है। यहाँ पर देखा जाए तो अर्जुन पुरस्कार, तो क्वेश्चन पूछा गया था अर्जुन पुरस्कार, ये जो अर्जुन पुरस्कार है वो खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। राजीव गांधी खेल रत्न आपके खेल के सराहनीय प्रदर्शन के लिए। द्रोणाचार्य पुरस्कार खेल प्रशिक्षक अर्थात कोच को दिया जाता है। बोरलाग पुरस्कार कृषि के क्षेत्र में आपका दिया जाता है। धनवंतरी पुरस्कार जो होता है वो चिकित्सक के लिए होता है। बीसी राय पुरस्कार चिकित्सा क्षेत्र में, और भटनागर पुरस्कार होता है विज्ञान के क्षेत्र में आपका होता है। क्लियर है? चलिए, सबसे पहले किसको दिया गया था, तो हमने भारत रत्न के बारे में बताया था, है ना। और इसके पहले हमने नोबेल पुरस्कार किसको सबसे पहले भारत में मिला था वो भी हमने आपको बता दिया, रविन्द्रनाथ टैगोर को। इसको पहले पूरा वीडियो आप देखिएगा, इस वीडियो में हमने सब कुछ समाहित कर दिया है। 100 सोनार की 1 लोहार की। आप YouTube में जाइएगा, आपको यहाँ पर 50-60 क्वेश्चन मिलेंगे आपको 2 घंटे में, लेकिन अपनी इस क्लास में 1.5 घंटा का समय दे दिया, मतलब यहाँ पर पूरी स्ट्रेटेजी की एक बार रिवीजन हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, दिया गया है प्रमुख रोग और लक्षण दिए हैं, प्रभावित आपके अंग दिए गए हैं। पानी पी ले कि ना पी ले, क्यों भाई, पानी पी ले कि ना पी ले? चलिए आइएगा, यहां पर देखो दिया गया है, कह रहा है भैया विषाणु अर्थात वायरस से होने वाले रोग, जैसे गलसुआ होता है, इसमें जो पेराडिक लाल ग्रंथियां होती हैं ये प्रभावित होती हैं। टेक्रोमा आपसे पूछेगा, टेक्रोमा जो संबंधित है ये किस अंग से संबंधित है, तो टेक्रोमा जो संबंधित है वो आपके नेत्र से संबंधित है, याद रखेगा। अगला डेंगू बुखार जब आता है ना, तो याद रखिए मांसपेशी और जोड़ों में बड़ा दर्द होता है, बुखार भी आपका आता है। यहाँ पर देखो दिया है इन्फ्लुएंजा, याद रखिए जिसे फ्लू बोलते हैं और इन्फ्लुएंजा बोलते हैं, याद रखिए इसे श्वसन तंत्र प्रभावित होता है। रेबीज जो कुत्ते काटने से होता है, जिसे हाइड्रोफोबिया रोग कहते हैं, इसे तंत्रिका तंत्र कहते हैं। खसरा जो होता है वो संपूर्ण शरीर में आपका होगा। चेचक जो होता है संपूर्ण शरीर में होगा। पोलियो होगा, इससे तंत्रिका तंत्र प्रभावित होती है। और हार्पिस जो होता है वो त्वचा जो होती है वो प्रभावित हो जाती है। यहाँ पर दिया है एन्सेफ्लाइटिस रोग होता है, तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। जीवाणु दिया है, तो भैया निमोनिया है, निमोनिया को बोलते हैं, निमोनिया से प्रभावित होता है फेफड़े। जैसे आपका वायरस आया था ना, कोरोना वायरस, तो कोरोना वायरस में क्या हो रहा था, फेफड़े की समस्या कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे। अब टिटनेस जो दिया है, टिटनेस से क्या होता है, तंत्रिका तंत्र और मांसपेशियां प्रभावित होती हैं। बाकी यहाँ पर देखा जाए तंत्रिका तंत्र, अब जो उसको टिटनेस हो जाता है ना, उसकी दांती जो होती बंद हो जाती है और वो बिल्कुल क्या होता है, धनुष के जैसे बिल्कुल बन जाता है। तो याद रखिए इसे धनुष टंकार भी कहते हैं। इसे में जबड़े जो होते हैं लॉक हो जाते हैं, इसलिए इसे जबड़ा लॉ कहते हैं। तो याद रखिएगा यहाँ पर टिटनेस हो जाएगा। हाँ, इसमें बहुब्री समास कर दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि वाट ल्यूज्म, ये छोड़िएगा, ये मियादी बुखार जिसे हम लोग टाइफाइड भी कहते हैं, मियादी बुखार या टाइफाइड से होता है, आंत का रोग होता है। कुष्ठ रोग से त्वचा प्रभावित होती है। क्षय रोग अर्थात जो टीबी होता है, शरीर का कोई भी अंग विशेषकर फेफड़े आपके होते हैं, क्योंकि टीबी जो होती है वो फेफड़े में तो होती है, कभी कभी बोन हड्डी, बोन जो आपकी होती है अर्थात हड्डियों में भी यहाँ पर आपकी टीबी हो जाती है, याद रखिएगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप फेफड़े में टीबी होती है, कभी कभी पैरों में भी टीबी होती है। ये टीबी दूरदर्शन वाली टीबी नहीं है, याद रखिएगा। यहाँ पर अगला दिया गया है हैजा, और हैजा में जो होती है आंत होती है, आहार नाल विशेष करके ये प्रभावित होती है। डिप्थीरिया में जो आपकी श्वास नली है प्रभावित होती है। काली खांसी से श्वसन तंत्र, और सिफिलिस से होते हैं जनन अंग। क्वेश्चन पूछा गया था कि भैया जो जनन अंग होते हैं सिफिलिस के माध्यम से प्रभावित होते हैं। यहाँ पर प्लेग से जो आपके फेफड़े हैं, लाल रुधिर कणिकाएं प्रभावित होती हैं। कवक अगर बात करते हैं तो कवक से क्या होते हैं, जैसे छाले होना, है ना, तो भैया गाल मुहासा प्रभावित हो जाएगा। फिर आपको अच्छी सी क्रीम आपको डॉक्टर देंगे, है ना। यहाँ पर देखो दिया एथलीट फुट जो होता है, पैर मतलब एक प्रकार से हाथी पैर जैसे होता है, बड़ा मोटा पैर हो जाता है, तो उसमें आपके पैर प्रभावित होते हैं। दाद खाज खुजली से इससे त्वचा प्रभावित होती है। गंजापन से भैया सिर के बाल होते हैं। यहाँ पर देखिए अगला पॉइंट आपसे यहाँ पर दिया गया और आपसे कह रहा है
विभिन्न माध्यम में ऊर्जा का रूपांतरण। देखिए अगर पूछे जो डायनमो होता है इसका ऊर्जा का रूपांतरण कैसे होता है, तो ये जो डायनमो होता है यांत्रिक ऊर्जा होती है, इसको बाद में विद्युत ऊर्जा होती है, जैसे ट्रैक्टर होता है। इसको हम स्टार्ट करेंगे पहले तो इसमें यांत्रिक तरीका होगा, इसके बाद जब स्टार्ट हो जाएगी तो इसमें क्या होगा, विद्युत प्रकाश से होगा, तो अर्थात यांत्रिक को विद्युत ऊर्जा। मोमबत्ती जो होती है रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा और उष्मीय ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। माइक्रोफोन दिया है, माइक्रोफोन ये ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में करता है, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में करता है, इसको याद रख लीजिएगा। लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में करता है। याद रखिए जो लाउड स्पीकर होता है पहले इसमें विद्युत देते हैं तभी आपको ध्वनि ऊर्जा मिलेगा और चिल्लाएगा, है कि नहीं। और माइक्रोफोन में क्या होता है, जो आप लोग लीड लगाते हैं तो पहले आपको उसमें ध्वनि आता है, फिर उसमें से विद्युत कन्वर्ट होगा। सोलर सेल में सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ट्यूबलाइट में विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में। यहाँ पर देखो अगला है विद्युत बल्ब में विद्युत ऊर्जा को प्रकाश और ऊष्मा में, विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। सितार जो होता है वो यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, इसको याद रख लीजिएगा, बाकी तो आप पढ़े लिखे होशियार हो। आइएगा क्वेश्चन नंबर आपका अगला है कि हरित क्रांति दिया, हरित क्रांति जो संबंधित है वो आपकी खाद्यान्न उत्पादन से, श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से, पीली क्रांति सरसों तिलहन से है, नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से है, लाल क्रांति आपके मांस और टमाटर से है, गुलाबी क्रांति का संबंध प्याज झींगा से है, बादामी क्रांति मसाला से है, रजत क्रांति अंडा से है, खाकी क्रांति चमड़ा से है और सेफ्रॉन क्रांति आपकी केसर से है, सेफ्रॉन क्रांति केसर से है। रजत रेशा आपकी कपास उत्पादन से हो जाएगा। और अगर पूछे मीठी क्रांति क्या है तो यह मीठी क्रांति आपकी शहद उत्पादन से। स्वर्ण रेखा जो आपकी क्रांति है तो आपकी जूट से है। कृष्ण या काली क्रांति आपके बायोडीजल उत्पादन है। भूरी क्रांति उर्वरक है और हरित सोना है बांस उत्पादन से। सदाबहार क्रांति है जैव तकनीकी से है अर्थात कृषि के समग्र विकास से है। ग्रीन गोल्डन क्रांति आपकी चाय से है। सुनहरी क्रांति आपकी फल है। अमृत क्रांति नदी जोड़ो परियोजना है और गोल्ड क्रांति है आपकी। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम। एक मॉडल पेपर के साथ मॉडल पेपर लगा देंगे, ठीक है, धन्यवाद।